हस्बैंड वाइफ के झगड़े में हस्बैंड ने वाइफ पर हाथ उठाया और जब घर में बताया तो सास ने हस्बैंड को 2 थप्पड़ मार के बोलती हैं, वो ये तो बड़े बाप की बेटी है, तू छोटे बाप का बेटा है, पैर छूकर माफ़ी मांग इससे। तो इसका क्या मतलब है? क्या सास झगड़ा बढ़ने का इंटेंशन से ऐसा बोल रही हैं या फिर वाकई अपने बेटे की तरफ ना होके बहू का सपोर्ट कर रही हैं? प्लीज़ रिप्लाई। व्हाट अ सार्केस्टिक सास। देखो, उन्होंने खेला है एक, कहना चाहिए मैनिपुलेटिव स्ट्रोक। टेक्निकली उन्होंने अपने बेटे को आपके पैरों पे झुकने के लिए बोला, सब कुछ है, लेकिन साथ में ये भी सुना दिया कि ये बड़े बाप की बेटी है, तू छोटे बाप का बेटा है। तो बात क्या होती है, वो हैं अपने बेटे की साइड, लेकिन शी इज़ बीइंग टेक्निकली राइट। ठीक है, अब आपको एज अ बहू, अब चाहे उन्होंने ये बात घुमा फिरा के कही, चाहे टोंट मार के कही, लेकिन बात यह है कि जब आपके पति और आपके बीच में वो झगड़ा इस हद तक बढ़ा कि घर वालों तक बात पहुंची, तो उन्होंने उसको आपकी साइड लेके ख़त्म कर दिया। अभी कुछ दिन तनातनी रहेगी। देखो, कोई भी माँ, इस तरीके से समझो इस चीज़ को, चाहे मेरे बच्चे की गलती हो, लेकिन मैं देख रही हूँ मेरे बच्चे की गलती है, फिर भी अगर वो झुकेगा कहीं या उसकी इंसल्ट होगी या कोई उसको कुछ भी बुरा भला बोलेगा, बीइंग अ माँ मुझे बुरा लगेगा, मैं कुछ भी कह लूँ। समझ रहे हो? तो उन्होंने जितना अपना दिमाग का प्रयोग करते हुए कर सकती थी उन्होंने कर दिया। बाकी आप इसमें ज़्यादा डीप मत जाओ कि उनका मीनिंग क्या था, उनकी इंटेंशन क्या था। जो एक्चुअली हुआ है आप उसको देखो। फ़िलहाल वो आपके उन्होंने ले लिया फेवर एंड दैट्स इट। अब आप चाहो कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो ऐसा नहीं, बड़े बाप की बेटी वाली बात नहीं है, मेरे में तो घमंड नहीं है, तो फिर वो जो बात हुई थी ना कि भाई झगड़ा जिस भी बात पे हुआ था, वापस आप सारा किए कराए पे पानी फेर के वापस आप वहीं आ जाओगे और फिर जो चीज़ आपको बुरी लगी थी, जिसके पीछे झगड़ा हुआ था, उसे रिपीट होगा वो उसको झेलने के लिए तैयार रहना। तो ठीक है, जैसे भी हो गया, लेकिन ठीक है, सॉर्ट हो गई ना चीज़ें। अब आगे से कहीं ना कहीं आपके हस्बैंड को ये वाक़या याद रहेगा, तो अननेसेसरी झगड़ा बढ़ाने की वो भी नहीं सोचेंगे। आप भी अपनी तरफ से कोशिश करो कि अननेसेसरी झगड़ा ना हो। और मैं तो यही कहती हूँ, हस्बैंड वाइफ में कभी भी इतनी बात मत बढ़ने दो। शुरुआत में ही उस चीज़ों को देख लो, पहचान लो कि चीज़ें गलत दिशा में जा रही हैं, कि हमें उसके सुलझाने के लिए किसी तीसरे की ज़रूरत पड़े। हमेशा याद रखना है, चाहे आपकी शादी को 2 साल हुए हो या 20, लेकिन अगर हमें अपने हस्बैंड की शिकायत या उसकी बातें किसी तीसरे से कहनी पड़ रही हैं ना, इसका मतलब वो चीज़ हमने इतनी बढ़ने दी। जब स्टार्टिंग में गड़बड़ होती है ना, पूरी जान लगा दो, लेकिन उस सारी चीज़ें छोड़ के पहले इस चीज़ को ठीक करो, क्योंकि सबसे कहना चाहिए अहम, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा नाजुक यही रिश्ता होता है। तो इसको संभालना चाहिए जतन से। जब गड़बड़ चीज़ें हों तो पति को भी चाहिए, पत्नी को भी। अब यहाँ तो सारी पत्नियाँ ही लगभग जुड़ी हुई हैं, तो हमें जैसे ही लगे ना चीज़ें सही नहीं जा रही, गलत दिशा में जा रही हैं, ये करने से ये रिएक्शन आता है, हमेशा आता है, या इनके इस रिएक्शन से मेरे को इस तरीके से गुस्सा आता है, मैं ऐसे रिएक्ट करती हूँ, चीज़ों को ढंग से ऑब्ज़र्व करो। जब भी बीच में दूरी आए उसे हाथ के हाथ वहीं पर ही सुलझा लिया करो। तो अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे से कोशिश करो कि झगड़ा इतना बढ़े ही ना, और अब इसको वापस रिवर्स करने की कोशिश मत करना। तो एपिसोड 108 के यहाँ पर आए हैं 129 प्रश्न, जिनमें से कुछ सक्सेस स्टोरीज़ होंगी, कुछ क्वेश्चन होंगे और कुछ मेरे लिए ढेर सारी अच्छी अच्छी बातें। तो देखते हैं कितने प्रश्न हैं, उनके जवाब ढूंढने के लिए आओ बहन बातें करें। हाय सुनीता जी, आज मैं बहुत परेशान हूँ। आज मैंने अपने पति से पैसे वाली बात कही थी कि मुझे महीने के कुछ पैसे दिया करें, जो आपने पिछले वीडियो में कही थी। तो पहले तो मजाक में लिया कि सब तुम्हारा ही है। जब मैं बोली कि मैं सीरियस हूँ तो कहने लगे तलाक ले लो, फिर मांगना पैसा जितना चाहिए। मैं बहुत परेशान हूँ, सॉरी थोड़ा बड़ा कमेंट हो गया। देखो, अगर इस तरीके से आ रहे हैं हस्बैंड तो आप बैक फुट पर बैठ जाओ, लेकिन कहना आपका वो था, आपने कह दिया, ठीक है। अब उन्होंने इस तरीके, अगर वो उसको ले लेते स्पोर्टिंगली अच्छा था, है ना। ये मैसेज तो पतियों के लिए ही था ना, पत्नियों के लिए तो ये था ही नहीं। लेकिन पति यहाँ से जुड़े हुए कितने हैं।
लेकिन ये चीज़ अगर वो कर देते तो ऑब्वियसली चीज़ें अच्छी हो जाती। पर अगर वो इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं तो आइंदा बात मत छेड़ना। कभी लगे दोबारा से कि हाँ परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं बात करने लायक तो करना। हमेशा अपनी कोई भी बात आपको रखनी हो, है ना, तो उस पर हस्बैंड का मूड, घर वालों की क्या मूड है, उसके अकॉर्डिंग देख के जस्ट एक बार कह दिया ठीक है, फिर उनका रिएक्शन देख लिया अच्छा ये है। लेकिन अगर लगे कि हमारी बात की वजह से बात ख़राब हो रही है तो एकदम से आज ही मांग रखी है और अभी पूरी हो जाए, इस चीज़ में मत जाया करो। एग्ज़ाम्पल आपको दूँ, जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको दूँ। अगर वेस्टर्न वियर पहनने जैसी बात होती है, ठीक है, मैंने पता है लगभग 3 साल लगातार कोशिश करी कि मुझे वेस्टर्न पहनने की छूट मिल जाए। लेकिन बात वही होती थी कि जब भी बात होती थी ना तो मुझे ऐसा लगता था कि ये गलत डायरेक्शन में चल जा रही है। रिएक्शन इस तरीके के आते थे कि गुस्सा हो रहा है या कुछ भी है, नहीं उनको एक्सेप्टेंस मतलब दे पा रहे थे वो लोग कि हाँ पहन लो, इट्स ओके, वो वाली सिचुएशन नहीं आ रही थी। तो जस्ट मैं कहती थी, फिर लगता था कि अभी भी सेम रिएक्शन है, जस्ट ड्रॉप। फिर कुछ दिन बाद कोई सिचुएशन हुई, देन फिर बोला, फिर ड्रॉप। इस तरीके से करते 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 2-3 साल निकल गए। फाइनली धीरे 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 होते होते कुछ कम करते करते अब ये है कि हाँ मिल गई परमिशन। अब जो फिर मेरे आसपास जितनी भी बहुएं थी या कुछ भी था, उनको कोई स्ट्रगल करनी ही नहीं पड़ी क्योंकि मैंने सारी कर ली। उनको अपना ये ऐसे वो भी तो पहन रही है, अब ये भी पहन लेंगे। तो ऐसे होता है ना, इतना दुखी मत हो। लेकिन उन्होंने हाँ बात बहुत बड़ी बोल दी, थोड़ा परेशान एज अ पत्नी आप हो गई होंगी, पर फिर भी मैं यही कहूँगी कि ठीक है आपने कह के देखा, आपकी बात नहीं सुनी गई, उन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी, आप बैक फुट पे आ जाओ, जैसे चल रहा है अपना राजी खुशी चलने दो। फिर कुछ दिन बाद अब बात ये आती है कि सारी सब कुछ तेरा ही है, वो यही बोलते हैं ना, हमेशा यही बोला जाता है हाउस वाइफ को, सब कुछ तेरा ही है। तो अगर वो आपको आपके खर्चों के लिए जब आप जितने मांगते हो पैसे दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, खुश रहो। ये जस्ट एक वो है कि अगर हो जाता तो बढ़िया था, होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा। तो इसके चक्कर में हम क्यों करने की कोशिश कर रहे थे ये चीज़ कि हमारी मन स्थिति अच्छी रहेगी, है ना, हम खुश रहेंगे। लेकिन अगर उन पैसों को महीने के लेने के चक्कर में हमारा जो ऑलरेडी सुख है, जो हमारा ऑलरेडी अच्छी गृहस्थी चल रही है, अगर हम उसमें आग लगा लें तो वो पैसे फिर किसी मतलब के नहीं। समझ रहे हो? तो चीज़ों को देखा करो कि हाँ पूरी हो रही हैं आराम से, या बस मैं कह के देख रही हूँ, जस्ट एक ट्रायल देना था कि हाँ देखते हैं, हो जाता ठीक था, नहीं हुआ ना तो परेशान मत हो, ना ज़्यादा उनकी जान को आना कि नहीं मैं तो लेके ही छोड़ूंगी। अब आपने एक बार कह दी, उन्होंने सुन ली, फिर कभी कुछ टाइम बाद कभी कोई बात निकलेगी, कभी आप फिर कहोगे, अब उन्हें याद आएगा कि हाँ इसने पहले भी बोला था। तो मैं भी कुछ सालों बाद या कभी उन्हें लगे कि चल दे ही देता हूँ, लेकिन इस चीज़ का इशू मत बनाना, ठीक है, क्योंकि ये हम कर रहे हैं एक अच्छे उसके लिए कि हमारा और अच्छे से हम रहें, इसलिए नहीं कि जो है उसे भी ख़राब कर लें। 8 मंथ की प्रेगनेंसी में हस्बैंड अगर अपनी माँ से झगड़े की वजह से अपनी माँ की तबीयत ना ख़राब हो जाए, इस डर से वाइफ को उसके मायके छोड़ आए, तो क्या हस्बैंड पर ज़िंदगी भर भरोसा किया जा सकता है? प्लीज़ रिप्लाई। देखो बहुत सारी बातें होती हैं और सब एक से हमेशा नहीं रहते। आज उनकी मम्मी की तबीयत आपसे ज़्यादा वो है और आपको मैके में छोड़ के वो ये भी है कि ये तो मैके में ठीक से रह लेगी, है ना, और इधर मैं मम्मी का ध्यान रख लूँगा, तो वो कहीं ना कहीं आप दोनों की वो देख रहे हैं। लेकिन इस बात पे कि ज़िंदगी भर का फैसला आप ले लो, वो नहीं हो। इस चीज़ को इतना दिल पे मत लो, ठीक है, अगर आपके रहने से उनकी तबीयत ख़राब हो रही है, घर में कुछ क्लैशेस चल रहे हैं, तो सास को जितनी आराम रहेगा उससे कहीं ज़्यादा आपके लिए ठीक है कि आप ऐसे टाइम पे स्ट्रेस से बची रहोगी। ज़्यादा एक्स्ट्रा मत सोचो इस बात पे कि मेरे पति ने ऐसा कर दिया। कहीं ना कहीं उनकी जगह रख के देखो तो वो दोनों के लिए उन्होंने सोच लिया ना, आपको कहीं वैसे नहीं छोड़ा या घर में रख के आपकी बेकदरी नहीं करी, है ना। तो अभी आपका टाइम ऐसा है, अभी अपने बच्चे पे और अपने पे ध्यान दो, अभी टेंशन मत लो। नेक्स्ट, मैम मेरा एक भांजा मेरे ससुर में ही पढ़ता, दूसरी भांजी भी यहीं पढ़ने वाली है, ससुर में ही पढ़ता। एक देवर मैरिज करने लायक है, लेकिन उनके कपड़े मैं ही धुलती हूँ, लेकिन मैं नहीं करना चाहती किसी का कुछ भी, मना करूँ क्योंकि किसी का कुछ भी कर लो लेकिन बहुओं को लास्ट में कुछ भी नहीं मिलता। खुद की बेटी भी 10 मंथ की है,
देखो अब आप अकेली बहू हो तो वो तो एक जिम्मेदारी अघोषित सी रहती है। अब बात वही आएगी मना करने में। अभी पिछली बार यही हुआ था ना कि जेठानी परेशान हो रही थी देवरानी का जापा नहीं करना, उन्होंने कहा मुझे नहीं करना। तो आई सेड कि ठीक है, अगर इतना पक्का मन है कि नहीं करना है तो फिर बोल दो भाई नहीं करना है, किसी दूसरे का प्रेगनेंसी में आपके थ्रू अनहित हो जाए उससे बढ़िया तो आप सीधे बोल दो। लेकिन बोला, फिर वो घर में सब नाराज़ हो गए, अब वो बैक फुट पे आ गई, हार के करना भी पड़ रहा है और अब सब नाराज़ भी हैं। तो हम इतने मजबूत भी तो होने चाहिए ना, मतलब इतनी टेंशन हमें झेलने की भी तो हमारे क्षमता हो कि हम कुछ कहेंगे। ऑब्वियसली अगर आप किसी का काम करने को मना करोगे या किसी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अपनी बात कहोगे कि वो कह रहा कुछ, आप उसका जस्ट उल्टा कह रहे हो, तो सामने से आएगा, है ना। वो लोग गुस्सा भी होंगे, आपको चुभती हुई बातें भी कहेंगे, हो सकता है सब लोग एक साथ हो जाएं, बोलना बंद कर दें आपसे, आपके पीहर वालों तक को बोलना शुरू कर दें। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर हम वो सारी चीज़ें झेल पा रहे हैं कि नहीं मैं तो जो मुझे करना है मैं तो वही करूँगी, या जो मैंने कह दिया होएगा तो वही, चाहे वो कुछ भी कह लें, या तो इतना स्टेमिना कहना चाहिए हमारे दिल दिमाग में हो कि हम इतनी टेंशन झेल सकें। लेकिन अगर हमारे अंदर इतनी टेंशन झेलने का दम नहीं है, दम क्या कहूँ कि मतलब नहीं होता है स्टेमिना, ठीक है, हमें चाहिए कि ठीक है आराम से कोई हमारी बात सुन ले तो ठीक है, लड़ना झगड़ना हमारे बस की बात नहीं है, या कोई हमें बहुत सारी बातें सुनाए तो हमसे नहीं हो पाएगा, हम बैक फुट पे फिर आ जाएंगे। ऐसी कंडीशन में फिर बात बोलो ही मत तो ज़्यादा अच्छा है। अब आप वो जितने काम कर रही हो, ठीक है, अब आप मना करोगी कि मैं नहीं करूँगी, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या होएगा? सब ये कहेंगे कि ठीक है बेटा मत करो, हम खुद कर लेंगे। ऑब्वियसली घर में झगड़ा होगा, है ना, आपको बुरा ठहराया जाएगा, मुंह बनेंगे, लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं, आपको भी कहा जाएगा, हो सकता है आपके हस्बैंड वाइफ आपस में भी हो जाए कि तूने ऐसा क्यों कह दिया, वो सारी चीज़ें होंगी ही होंगी। तो ये सारे सर्कमस्टेंसेस सोच के जब करो कि काम करना ज़्यादा मुश्किल है या वो स्ट्रेस लेना, जो कम मुश्किल हो वो कर लो। क्योंकि अब मैं हमेशा कहती हूँ ना कि मैं आपको वो सजेशन देती हूँ कि अगर मैं उस कंडीशन में होती तो क्या करती। तो जब हम किसी के ख़िलाफ़ बोलते हैं, उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बोलते हैं, तो भाई वो बंदा गुस्से में आएगा ही आएगा, और वो उसके मुंह में जो आएगा वो बकेगा। हर आदमी का गुस्सा दिखाने का लेवल अलग अलग होता है, वो झेलने की क्षमता आप में है तो कहना पंगे लो, और अगर नहीं है तो फिर पंगे लेने का कोई मतलब नहीं है। शांति से अपने काम जो आपके जिम में पड़े हैं उन्हें करते रहो, ताकि घर में शांति और आपका बना रहे। तो ये ना बड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। जस्ट मैंने कह दिया कि हाँ ठीक है, अगर आपको नहीं करना तो आप मत करो, आपने बोल दिया और बाद के फिर आपसे संभला नहीं, है ना, तो फिर वहाँ तो नहीं कोई खड़ा होएगा ना आपके साथ कि भाई नहीं चलो मैंने बोला था, या ये कोई बात नहीं, उस टाइम पे कोई नहीं आएगा आपके पास। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरे हस्बैंड टीचर हैं, उनकी ड्यूटी पास में नहीं है, डेली नहीं आ सकते, सैटरडे को आते हैं। मेरे 7 मंथ की बेटी है, सास के साथ मैं एडजस्ट नहीं हो पा रही हूँ, वो ना तो मेरी काम में हेल्प करती है, ना ही बेटी को कुछ खिलाती पिलाती है, ना मुझे अकेले छोड़ती है, हर टाइम मेरे सिर पर बैठी रहती है, हर चीज़ में रोका टोकी करती है, रात को सोना हो तो भी पास में आकर सो जाती है, कोई भी काम साफ़ सफाई से नहीं करती। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, प्लीज़ कोई सोल्यूशन बताएँ। देखो वो अपने तरीके से ना, मेरे ख्याल में वो आपका ध्यान रखने की कोशिश कर रही हैं, साथ में उन्हें भी साथ मिल रहा होगा, लेकिन अक्सर एज अ बहू हम इरिटेट हो रहे हैं, ये हो रहा है। मान लो वो कोई काम नहीं कर रही और रोका टोकी जो आपको लग रही है वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर वो आपको सजेशन दे रही हैं, लेकिन ऑब्वियसली हर एक के साथ होता है कि काम सारा हम करें, मर्ज़ी दूसरा अपनी थोपे, तो फिर इरिटेशन होती है। लेकिन उसको डील करना आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप अकेले रहते हो, आपको उनका कहीं ना कहीं आपको लग रहा है, लेकिन सहारा होता है बड़े आदमी के बैठे का, है ना। तो सीख लो उनके साथ रहना, उनसे बातें कर लिया करो, कभी कभी उन्हें कुछ जानने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि उनके पास कुछ अच्छी बातें ही नहीं होंगी करने के लिए, जब बात करोगी उनसे अपना बॉन्ड क्रिएट करोगी तो हो जाएगा। एक तो तब होती जब आपके हस्बैंड रह रहे हैं चलो साथ में, है ना, आपका मी टाइम ख़राब हो रहा है, कुछ है, अब आप हो, बच्चा है, सासू माँ बनाओगी तो उनके साथ भी बॉन्ड बन जाएगा बहुत अच्छा सा, फिर आपको मन लगेगा रहने में। I am married for 23 years. Husband always emotionally unavailable for me and 2 kids, aged 18 and 21. He doesn't like me even talking to male relatives.
That's why he never let me do a job despite me being a graduate and staying in metro city. Lately, whenever we go out with other couples, he flirts with some ladies openly. They even respond positively. People also notice it and I feel ashamed. I look good and I have maintained myself well. When I try to talk about his behavior, he either laughs, gets angry, or ignores, but does the same at next outing. What to do? Have learnt a lot from you. Thank you. केस ही हैं भाई। इसका देखो, एक तो वो वाली चीज़ है कि जब बात, लेकिन वही है कि झगड़ा होगा ही होगा, ठीक है। ये एक तो ये हो जाता है कि भाई ये ऐसा कर रहा है मैं भी ऐसा कर लूँ, ठीक है, लेकिन होता नहीं। अब किसी को सही करने के लिए हम अपने कैरेक्टर को थोड़ी गिरा लेंगे। आई एम सॉरी कि मैं इसमें थोड़ा अटक गई, इसमें रिप्लाईज आए हुए थे। एक बात बताओ कि अगर कोई आदमी गलत कर रहा है, अगर हम सोचें कि मेरा पति ऐसे कर रहा है, मैं भी उसको दिखाने के लिए ऐसे करूं, किसी को गलत ठहराने के लिए हम अपना कैरेक्टर पे लांछन ले लेंगे, ये इतना आसान नहीं है। तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है कि आप उनको चिढ़ाने के लिए या उन्हें दिखाने के लिए आप भी फ्लर्ट करना शुरू कर दो। बट द थिंग इज़ कि आप बात तो एटलीस्ट कर सकती हो सभ्यता के दायरे में। कोई भी थर्ड पर्सन ये ना कह सके कि हाँ सुवर्णा ऐसे बोल रही है, ठीक है, अगर आपका ये नाम है, कि ये ऐसे बोल रही है कि मतलब जिस तरीके से इसका आदमी। अब अगर उसमें वो है कि एटलीस्ट आप ट्रिप पे ये चीज़ कर सकती हो, ठीक है, घर में नहीं बोलने दे रहे, रिश्तेदारों से नहीं बोलने दे रहे, लेकिन ट्रिप पे जब वो खुलेआम फ्लर्ट कर रहे हैं, आप एटलीस्ट सबसे, यानी कि मेल से, मेल फीमेल सबसे, जिनसे वो फ्लर्ट कर रहे हैं ना, उनसे भी आप बात करो, उनसे तो पर्पजली बात करो, ठीक है ना। और एक शॉर्ट फिल्म मैं आपको बताती हूँ, चटनी, यूट्यूब पर है, अभी मैंने रिसेंटली देखी थी, लास्ट मंथ शायद, वो देखना आप। वो अपने पति की, जिससे वो फ्लर्ट कर रहा था, अपने पति की ना उसकी सारी खामियां उसको बताती है कि वो किस हद तक और क्या क्या है। एक ऐसे इंस्टाग्राम पे पोस्ट आई थी कि वो अपने पति को प्रेमिका को सौंप के आ रही है कि ये रात भर ऐसे करता है, ये है वो है, बीपी की गोलियां खाता है। आप भी उनसे तो पर्पजली बात करो जिनसे वो फ्लर्ट कर रही हैं। अब जब ट्रिप में वो फ्लर्ट कर रहे हैं तो वो आपको क्या कह के रोकेंगे सबके सामने? वहाँ आप भी अपनी खुल के ज़िंदगी जियो, जिससे बात करनी है नॉर्मली अपना बात करो, क्योंकि रेगुलर डेज में आपको मिल नहीं रहा करने के लिए। रही बात इनकी कि भाई ये फ्लर्ट और ये और वो, जब आप उन फीमेल से बात कर लोगी ना जिनसे वो फ्लर्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे उस चीज़ में कमी आएगी। और जब आप इनसे बात करती हो तो उसे हल्के में लेने की कोशिश ना करें, वो इस तरीके से बात करो। ऑब्वियसली खींचातानी होएगी, कलेश होएगा, लेकिन इस चीज़ को रोकना ज़रूरी है। तो आप बात हमेशा करती रहें, जब लगे कि एक लेवल से ऊपर जा रहा है रोक दो अपनी तरफ से, लेकिन बैकफुट पे मत आओ कि चलो कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रही थी, ये कह के ख़त्म नहीं करना। लगे कि गुस्सा है, ठीक है, आप ऐसे रिएक्शन दे रहे हो, मैं अभी यहाँ पे बात ख़त्म कर दे रही हूँ, लेकिन ये चीज़ है गलत। उनसे आप कह सकते हो कि एज्यूम करके देखो, अगर इसकी जगह पे मैं करती, आप क्या रिएक्शन देते? आप तो बात भी नहीं करने देते और मेरे सामने आप ये कर रहे हो, मेरी तो इंसल्ट हो रही है ना। इस तरीके से बात करके जस्ट 2 लाइन में एंड देन ख़त्म। तो उनको बराबर ये पता चलना चाहिए कि हाँ ये अपोज तो कर रही है, ऐसा नहीं है कि मतलब पुराने ज़माने की या भारतीय नारी बन के ये जो भी मैं करूँगा वो ओके है, इसको खटक तो रही है और किसी दिन ये बड़ा वो भी कर सकती है इसके ऊपर, ये उन्हें एक अंदाज़ा होना चाहिए आपकी बातों से। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरे पति 2 भाई हैं, मेरे 2 बेटे हैं, हम ऊपर के पोर्शन में रहते हैं, नीचे के सास ससुर और जेठ जेठानी। मेरे जेठ की ये दूसरी बीवी है, अभी कोई बच्चा नहीं हुआ। मेरी ये प्रॉब्लम है कि जेठ अक्सर शराब पीकर मेरे सास ससुर से झगड़ा करने लगते हैं, उनको अंत शंत बकते हैं। मेरे पति को सुना नहीं जाता तो वो बीच में बोल पड़ते हैं, तो मम्मी पापा को छोड़ के मेरे पति से लड़ने लगते हैं। मैंने कई बार पति को बोला कि आप बीच में मत बोला करो, लेकिन वो कहते हैं मेरे माँ बाप को इतना सुनाता है, मैं कैसे चुप रहूँ। जब जेठ नॉर्मल होते हैं तो सास ससुर उनको ही पूछते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं, और भाई जानी दुश्मन बन जाते हैं। ऐसी सिचुएशन को कैसे डील करें? एंड में आके गड़बड़ हो गई। तब तक सही था, आपके पति बिल्कुल कोई गलती नहीं कर रहे, वो अपनी जगह एज अ बेटे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये जो माँ बाप का आपने बताया ना कि जब सही हो जाते हैं तो फिर उन्हें पूछते हैं, ये चीज़ आपके पति को देखनी चाहिए कि भाई हो क्या रहा है ना। लेकिन मैं बताऊँ, माँ बाप और उनके 2 बच्चे, उनका जो बॉन्ड है ना, उसके बीच में हम नहीं आ सकते कभी भी। तो
जैसा चल रहा है चलने दो, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि आपने समझाना था, आपने समझाया, समझ में उन्हें आ नहीं रही, तो वो रुकेंगे तो है नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हो कि भाई जब तक एक्सट्रीम ना हो जाए आप ना निकलो, ठीक है, भाई भाई का है, सुलटने दो। और जब पता है बाद में फिर से एक हो जाना है तो फालतू अपने मन में ग्रज मत पालो, ठीक है। और अपना देवरानी जेठानी का अगर सही चल रहा है उनका सही चलाते रहो। अब भाई भाई हैं वो आपस में सुलट लेंगे कहना, तो आप इसमें चाह के भी कुछ कर नहीं सकती। बात ये है, समझाने से अगर समझ रहा हो इंसान तो समझाया भी जाए, नहीं समझ रहा तो आप क्या ही कर लोगे इसमें। तो जस्ट प्रार्थना करो कि भाई उस टाइम पे शांति रहे, और नहीं रहती तो आप अपना जितना हो सके भी मत पड़ो बीच में। जब लगे भाई बहुत ही ज़्यादा कुछ हो रहा है, आपको जाना ही चाहिए, तब जाओ, नहीं तो यह है कि मान के चलो भाई भाई हैं, आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे लेकिन फिर वापस वो एक हो जाएंगे। हेलो सुनीता दी, हाउ आर यू दी। आप लो बीपी से उबरने के लिए कुछ इजी एंड प्रैक्टिकल टिप्स बताएं प्लीज़। देखो सबसे आसान होता है, जैसे उसमें बताते हैं ना शुगर में, हर 2 घंटे 2.5 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाते रहो। तो लो बीपी की समस्या का सबसे सटीक इलाज यही है। आप लंबे टाइम तक भूखे प्यासे रहोगे, आपका बीपी डाउन जाएगा। अगर स्टार्टिंग है तो कुछ महीने तो दवाई खा लो, 1-2 महीने जो भी आपको खानी है, ठीक है। जब लगे कि हाँ एक स्टेबल सा हो गया है ना, 70-80 कम से कम रहने लगा, तो आप ये है उसके बाद दोबारा ना गिरे तो लंबे व्रत वगैरह रखने से बचो। जब से मुझे हुआ है, मैं पहले एकादशी भी रखती थी, पूर्णमासी भी रखती थी, जन्माष्टमी का भी हर बार रखती थी। अब तो मैं रख रही हूँ 1-2 बार से दोबारा, नहीं तो अब सिर्फ करवा चौथ और आधे दिन अहोई, या फिर नवरात्रे रखती हूँ तो नवरात्रे में भी वो नहीं रखती कि एक टाइम ही नमक खाना है या कुछ और। मैं पूरा दिन में अपना ये है कि व्रत का खाना है, लेकिन खाती रहती हूँ, थोड़ा थोड़ा खाओ। तो उसका सबसे सही तरीका यही होता है, ना आपको फिर उसमें कॉफ़ी पीने की ज़रूरत है, ना कभी वो इतना डाउन जाएगा कि बहुत परेशानी हो गई, है ना। तो उसमें सबसे आसान यही है कि हर 2 घंटे, 2 नहीं तो 3 घंटे में थोड़ा सा कुछ खाते रहो, तो सही रहता है फिर। नेक्स्ट दी, मेरे फादर की डेथ हो गई है 6 साल पहले। पिछले 2-3 सालों से जब भी मैं और मेरी बहन मायके में जाते हैं तो मेरा भाई हमसे बात नहीं करता, चाहे हम 1 वीक रहें या 2-3 दिन। मेरी मम्मी बोलती है वेकेशन है तो घूमने आओ मायके, जबकि उन्हें भी ये देख के दुख होता है कि मेरा भाई हमसे बात नहीं करता। मेरा भाई 27 साल का है और ऐसा भी नहीं मैरिड है, तो उसकी वजह से ऐसा करता हूँ, क्या करूँ। कभी तो लगता है कि मायके जाना बंद कर दूँ, लेकिन सोचती हूँ मेरी मम्मी की भी एज हो चुकी है, लाइफ का क्या भरोसा। लेकिन सेल्फ़ रिस्पेक्ट के हिसाब से लगता है कि जहाँ हमारे जाने से मेरा भाई खुश ना हो तो नहीं जाना ही ठीक। प्लीज़ रिप्लाई व्हाट टू डू। जब तक आपकी मम्मी हैं आपको जाना चाहिए, ठीक है। जो आप सोच रहे हो वो बिल्कुल सही है। और दूसरी चीज़ कि भाई बात नहीं करता तो कभी तो बात करता ही होगा ना, तो देखो कि क्यों नहीं करता, उस कारण को खोजने की कोशिश करो। इतनी बॉन्डिंग हो तो कभी बैठ के बात कर लो, पता तो चले कि बात क्या है, क्यों नहीं करता। और वो रीज़न अगर दूर हो सकता है तो उसको दूर करने की कोशिश करो। आपके हाथ की बात नहीं है तो एडमिट करो कि देख भाई ये मेरे हाथ की बात नहीं है ना। लेकिन अगर नहीं भी होती चीज़ें सॉर्ट तो भी आपकी मम्मी है, जब तक आपको जाना चाहिए। नेक्स्ट, हेलो दी, मैं शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ रही हूँ, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ कि अगर मुझे या फिर और भी फैमिली मेम्बर को ऐसा लगता है कि मेरी एक जिठानी ने मेरे ससुर पर ब्लैक मैजिक किया है जिससे कि उनकी बहुत ही सारी प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट पेंशन का पैसा मिलता रहे, दूसरे बेटे बहू को कुछ न मिले, ससुर ने अचानक से ही रिश्ता ख़त्म कर दिया, परिवार में सब लोग ये भी कहते हैं सच में ब्लैक मैजिक करती है। मैंने खुद भी उनकी यूट्यूब सर्च हिस्ट्री में पति को वश में कैसे करें ये सर्च देखा है, तो क्या आप ब्लैक मैजिक पर बिलीव करते हो? नहीं, मैं नहीं करती। ये पता है कि लोग करते हैं ब्लैक मैजिक, टोने टोट के। जब भी इतनी वीडियो में भी देखो आप क्वेश्चन आते ही होंगे, मतलब, और रियल लाइफ में भी आपको मिल जाएंगी औरतें ऐसी कहती हुई। हर एक के पास कोई एक ना एक उसने पकड़ रखा है बंदा, कुछ हुआ जी ये हो गया वो हो गया। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि करने वाले करते हैं। आपका टाइम ख़राब है ना तो उस पर असर भी हो जाएगा आपके ऊपर थोड़ा बहुत, लेकिन समय और विधाता और दूसरी चीज़ आपके सत्कर्म, उनसे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता। तो जो अभी हम भोग रहे हैं, ये मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव है, वो हमारे पूर्व जन्मों का कर्म है। भले उसने हमें कुछ घोल के पिला दिया, भले उसने हमारे ऊपर कुछ करके डाल दिया जो हमें लग रहा है,
लेकिन वो भी विधि का विधान था, और उसके थ्रू जो हम कष्ट भोग रहे हैं वो भी हमारी नियति है। आगे की नियति हमारी कैसे बनेगी? जो इस टाइम हम कर्म कर रहे हैं। सिंपल है। आप कहीं पढ़ना, अगर आध्यात्मिक उसमें पढ़ोगे तो ये मेरे को ना लाइफ का सीधा सा फंडा समझ में आया कि भगवान किस्मत नहीं लिखते, भगवान सिर्फ हिसाब करते हैं। आपने जो काम किया उसके अकॉर्डिंग उसका फल आपको दे दिया। जो पिछले जन्म के एंड तक करके आए हो, जो वहाँ पर नहीं बैलेंस हुए, वो आपको अगले जन्म में, आपका जन्म कहाँ हुआ, आपको कैसी मेंटल एबिलिटी दे के भगवान ने भेजा है, या फिर आपके पास कहना शुरुआत में जब आप किसी लायक नहीं है ना, तब जो चीज़ें आदमी साथ लेके आ रहा है वो क्यों आ रही हैं? वो उसके पूर्व जन्म के कर्म ही तो मानोगे कि उसने पहले कहीं अच्छा करा होगा ना, जब भी तो उसको ऐसे माँ बाप या ऐसी शिक्षा या ऐसे दोस्त या IQ ही मैं कहूँ या लुक्स हैं, वो सब क्यों हैं? एक ही माँ बाप के 5-5 बच्चे, 6-6 बच्चे होते हैं, लेकिन कोई एक खूबसूरत है, कोई एक नहीं है दिखने में अच्छा। होती है ना ये चीज़ें। तो माँ बाप वही, जीन्स वही, शक्ल अलग हो गई। तो ये सब तो आ गया आपके पास पिछले कर्मों का। लेकिन अब जब आप समझदार हो गए और जानबूझ के कर्म करना शुरू कर दिया आपने, तब जो आपके कर्म होंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी आगे की नियति बन जाएगी। जो मुझे हिसाब समझ में आया वो सिंपल सा ये है। तो मान लो जैसे मेरा एक्सपीरियंस उस टाइम पे रहा ना, इनफर्टिलिटी के टाइम पे, कहते थे लोग भाई किसी की भी बहू को, पहली बहू आई है घर में और उसका कुछ नहीं हो रहा, तो सास ससुर हैं, रिश्तेदार हैं, भागते ही हैं लेके कि भाई वहाँ दिखा लो, वहाँ दिखा लो, ऐसा कुछ तो नहीं है, पूछ लो। होती है ना ये चीज़ें, तो देखा मैंने सब है कि हाँ ये होता है, करने वाले करते हैं, लेकिन बताने वाले बता भी रहे हैं। पर उस टाइम पे भी मैं सिर्फ बड़ों को इच्छा का मान रखने के लिए जाती थी। मैं सिंपल, मेरा मानना यही था, अगर मेरी किस्मत में नहीं है संतान का सुख या इस तरीके की चीज़ें करने से, क्योंकि मेरे हाथ में आई ना वो चीज़ें, जो उसके वो करे हुए चीज़ें थी वो मेरे हाथ में आई, मुझे मिली देखने में। तो मैं ये नहीं कह सकती कि नहीं ये चीज़ें कोई करता नहीं है, करते तो हैं, लेकिन इतना मुझे अभी भी स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि किसी इंसान के करने से दूसरे इंसान का बुरा नहीं हो सकता, जब तक उसकी विधि में, उसके विधान में ये लिखा हुआ ना हो। तो कहीं ना कहीं मेरे अपने कर्म होंगे कि मुझे 7 साल ये दुख भोगना था, बहाना वो बन गए, ठीक है। उसके बाद मैं बड़ों की इच्छा रखने के लिए, ठीक है, जब तक मेरे से हुआ मैं गई, या जो भी उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा हाँ हाँ हाँ, एक टाइम के बाद मेरा सब्र जवाब दे गया, तो मैंने बड़ों की इच्छा का भी वो नहीं रखा, साफ मना कर दिया था कि भाई मुझसे नहीं हो पाएगा। सामने के सामने दिख रहा है कि उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, फिर भी आप जाए जा रहे हो। एक मेंटल ट्रॉमा एक बढ़ गया कि भाई अब मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं जाऊँगी कहीं भी, ठीक। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब हुए हैं अपने आप हुए हैं, तो जो चीज़ बुरी मान लो मेरे ऊपर या कुछ भी है ना, तो वो तो रहती ही ना, फिर सारी जीवन ही ना होता। लेकिन एक टाइम था मुझे उतना कष्ट भोगना था, मैंने भोग लिया। जब मेरा बुरा समय ख़त्म हो गया, लगाओ भगवान को, हाँ जी इसका हिसाब क्लियर हो गया, चलो भाई इसको ये दे दो। तो ये चीज़ है, अगर आपको लग रहा है ससुर पे कुछ करा दिया और वो नहीं है, भाई ये सब लिखा हुआ है, बहाने बन रहे हैं। अगर ऐसा है भी ना, तो अब बस अपने कर्मों की तरफ निगाह रखो कि अब हम क्या कर रहे हैं। और एक और इस चीज़ का ड्रॉबैक मैं आपको बताती हूँ, जितना इन चीज़ों में घुसोगे, बिलीव करोगे, चाहे आप विदेशी कल्चर का या कुछ विदेशी इस तरीके की स्पिरिचुअल वो कहीं से पढ़ना चाहो, वो पढ़ के देखो, या इंडियन कोई भी आस्था या कोई भी चीज़, बुरी हो या अच्छी हो, जो भी वाइब्स हैं आपके विश्वास पे टिकी हुई हैं। जितना विश्वास करोगे उतनी वो चीज़ प्रबल हो जाती है। तो इनमें भी अगर आप घुसना शुरू कर दोगे ना, हर चीज़ को वहीं लिंक करोगे कि कुछ ऊपरी, कुछ जादू टोना, कुछ ब्लैक मैजिक, तो वो आपको जकड़ती चली जाएगी। और आप सिंपल ये चलो कि करने वाले करते हैं, मान लिया, लेकिन इससे होगा उतना ही जितना प्रभु ने रच रखा है। अगर मेरा नुकसान भी होना है तो इससे ज़्यादा कोई इंसान किसी का कुछ कर नहीं सकता, ना भला ना बुरा। अगर हम किसी के साथ अच्छाई कर रहे हैं ना, तो वो भी हम अपने लिए ही कर रहे हैं, हम अपने कर्म सुधार रहे हैं, हम उसका भला नहीं कर रहे। वो उसके साथ कर्म है कि हमारे हाथों से उसका भला हो गया, सीधी सी बात ये होती है। तो सिर्फ हमें ये देखना है कि भाई हमारे हाथों से कोई किसी के लिए बुरा ना हो जाए, कम से कम जानबूझ के तो ना हो। अनजाने में किसी का नुकसान हो गया, ठीक है, जैसे ही पता लगे माफ़ी मांग ली,
लेकिन आगे अपने कर्म ठीक रखो तो टाइम अपने आप सुधर जाता है। जी मेरी मदर इन लॉ मेरे छोटे बेबी को वैसे तो गोदी नहीं उठाती, बट जब मेरे घर पर कोई आ जाए तो ले लेती हैं, बहुत प्यार दिखाती हैं। अपनी बेटी हमारे घर पर आए तो उनको देखकर गोदी लेती हैं। ऐसी सास का क्या किया जाए, वो करते हैं लोग। मेरे एक चीज़ हमेशा याद रखो, सासू माँ से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आप लोग मत करो। अगर किसी के सामने भी वो ऐसा कर रही है ना तो ठीक है, उनको हम मान के चलें ना कि भाई वो बिल्कुल नहीं हो पाती। ये सब में रहता है, बहुत कम ऐसी सासें होंगी जिनमें ये चीज़ नहीं है। तो आप उनसे कहीं ना कहीं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो ऐसा करें ऐसा करें ऐसा करें, लेकिन ऐसा हर बार होता नहीं है। तो अगर ऐसा है ना कि वो सबके सामने ले रही हैं, प्यार दिखा रही हैं, ठीक है, तो आपको क्या डर है कि भाई वो पीछे नहीं कर रही, लोगों को ये लगेगा कि वो कर रही हैं। यही टेंशन है ना आपको, लगने दो। आप अगर इतने सक्षम हो, आप उनकी मदद के बिना अपना घर बच्चा संभाल रहे हो, ठीक है ना। कोई कहे भी ना कि तेरी सास तो बहुत हेल्प करा देती है, वो तो उल्टा कह दो कि हाँ करा तो देती हैं, बाकी आप लोग आते हो जब ज़्यादा कराती हैं, अकेले में तो कई बार नहीं भी कराती, लेकिन चल जाता है, मैं कर लेती हूँ मैनेज, बुढ़ापा शरीर है, जितना कर दें ठीक। आपको ये रिएक्शन देना चाहिए। इन चीज़ों में जितना घुसोगे उतना परेशान ज़्यादा रहोगे। इसके साथ जीना सीख लो, इसे अवॉइड करना सीख लो कि ठीक है वो ऐसी हैं, या इतना ही कर दें बहुत है ना, तो ज़्यादा स्मूथ चलेगी लाइफ। हेलो मैम, मेरे हस्बैंड मुझे बेटी को डिसिप्लिन सिखाने नहीं देते। जब भी मैं बेटी को कुछ समझाती हूँ देन शी स्टार्टेड, हस्बैंड में शी स्टार्टेड, अच्छा लड़की, शी स्टार्टेड क्राइंग एंड मेरे हस्बैंड मुझे गलत बोलते हैं। प्लीज़ सजेस्ट मी, मैं क्या करूँ। उसे प्यार से सिखाओ ना, ऐसे क्यों सिखा रहे हो कि वो बच्ची रोने लगे। बेटी तो वो आपकी भी है, हस्बैंड की थोड़ी है। तो ऐसे खेल खेल में प्यार से सिखाओ कि वो सीख भी जाए और रोए ना। या फिर हस्बैंड पूरा टाइम तो रहते नहीं होंगे, अगर कुछ ऐसा ही बोलना है कि वो रो ही जाएगी, आप बिना उसके करा ही नहीं सकते उससे काम, तो जब हस्बैंड नहीं है एटलीस्ट तब उसको थोड़ा डील करो। लेकिन बेटी तो वो आपकी भी है, और ऐसा तो है नहीं कि बिना रोए बच्चा डिसिप्लिन नहीं सीखते, सीख जाएगी। प्यार से सिखाओ, खेल खेल में सिखाओ। ऐसे कर ही क्यों रहे हो कि भाई जो नहीं पूरे टाइम रख रहा होता ना, हमें लग रहा होता है कि हम पूरे टाइम रख रहे हैं इसलिए किलस गए। जो भी पार्टनर पूरा टाइम नहीं रख रहा होता वो इतना इरिटेट नहीं हुआ होता बच्चों से, इतना भरा नहीं होता, तो उसको आता है प्यार। और जब आप उसके सामने दूसरा पार्टनर उसको डांटता वाटता है तो उन्हें लगता है कि कितना ओवर रिएक्ट कर रही है, ये होता है। तो उसको सिखाओ लेकिन खेल खेल में। नेक्स्ट, हेलो दी, थैंक्स फॉर रिप्लाई। आज के एपिसोड की लास्ट की दिल को छू गई। हस्बैंड ने भरे बाजार में बेटी को और मुझे बहुत ज़्यादा गंदी गालियाँ दी। बाइक से जा रहे थे तो डोमाइस की फ़ोटोकॉपी भी गिर गई बेटी से। अब वो नॉर्मल है पर मैं उन्हें माफ़ नहीं कर पा रही हूँ। आप सही कहते हो, झगड़ा सुलझा कर ही मायके जाना चाहिए। मैंने झगड़ा सुलझाया पर मैं उन्हें माफ़ नहीं कर पा रही। पहले भी वो की खुशी के लिए मुझे मार चुके हैं, अब नहीं माफ़ कर पा रहे, मत करो, टाइम दे दो अपने आप को, लेकिन उसे बढ़ने मत दो। क्योंकि देखो झगड़ा बढ़ता है, ख़त्म हमें ही करना, तो उतना ही बढ़ाओ जहाँ से वापस आना हमारे लिए नामुमकिन ना हो। ठीक है, अभी नहीं माफ़ कर पा रहा आपका मन, ठीक है, थोड़े दिन बाद में हो जाएगा नॉर्मल। क्योंकि अगर आपका मन बिल्कुल फट चुका होता ना तो आप झगड़ा भी नहीं सुलझाती। तो रहना तो यही है, अपना साथ में रहना है, तो ठीक है, अभी नहीं मन हो रहा, मत माफ़ करो, लेकिन इस झगड़े को, इस खींचातानी को बढ़ने मत देना। नेक्स्ट दी, मैं अपने सास ससुर क्या खाना पीना सब काम करती हूँ, बट जब उन्हें कुछ अपना गोल्ड या मनी देना होता तो अपने बड़े बेटे और बेटी को देते हैं जो दूर हैं, कुछ काम नहीं आते, और मुझे अपने पुराने कपड़े लेने को कहती हैं। पुराना सामान मुझे कहती हैं ले ले, क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कहती, बस ओल्ड क्लोथ्स नहीं लेती। दुख होता है। सीधे बोल दिया करो कि पुराने, मैं मेरे को पुराने क्यों देती हो, दीदी को भी तो नए दिए, मुझे भी नए दे दो, बराबर कर दो। चलो ये नहीं करना कि ये यहाँ रह रही है इसे ज़्यादा दे दिया, लेकिन एटलीस्ट उन्हें नए दे रहे हो तो यही कह दो कि मम्मी मेरे को भी तो नए दिया करो। जब उन्हें दे रही हो तो, और नहीं है मन तो फिर रह नहीं दो, पुराने कम में क्या करूँ लेके, सीधे मना कर दो आराम से बोल के, नॉर्मल टोन में। नेक्स्ट, हेलो दी, क्वेश्चन इज़ दिस, मेरे बच्चों के केयर टेकर को मैंने छुट्टी ना करने में मोबाइल ज़्यादा यूज़ के लिए डांट दिया। उसके बाद उसका रिएक्शन आया मेरा काम करने का मन नहीं है,
छोड़ूंगी जब तक कोई मिलता नहीं है आपको कोई और, तब तक देखूंगी नहीं, करूंगी अब। बट हस्बैंड बोल रहे हैं बात करेंगे, मनाएंगे, जबकि मैंने उसे घर जैसा रखा, उसको उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट किया। किसी के साथ अच्छा करना गलत है क्या? अब बात करूं उससे या मना कर दूं? इन लोगों का यही रहता है, कितना ही कह लो, कितना ही कर लो, लेकिन एंड में वही है, अपनी वाली दिखाई देते हैं। हम इन्हें फैमिली मेम्बर मान भी लेना, मुझे लगता है इनको वही है, अगर कैसे जैसे मतलब जो मुझे पर्सनली फील हो रहा है, इनको कोई चीज़ दो भी ना, ये सोच के कि चलो जी फाइनेंशियली वीक हैं या काम आ जाएगी, उनको वो चीज़ वो नहीं लगती कि हाँ ये इतनी अच्छी चीज़ हमें मिल गई। उन्हें ये लगता है कि बेकार होगी अपने लिए तभी दे रहे हैं, अपने काम की होती तो हमें देते ही नहीं। इनकी टेंडेंसी यही होती है। मतलब एक आध बार नए कपड़े, जैसे पूजा वगैरह में देती हूँ तो मैंने नए कपड़े भी दिए हैं, ये नहीं कि पुराने यूज्ड वाले ही कपड़े डोनेट करें, नए भी दो ना। तो वो इस नज़र से देखते हैं कि शायद कुछ उतारा करके अपने ऊपर से हमें दे रहे हैं, अपनी बलाएं हम पे टाल रहे हैं, मतलब ये होती है टेंडेंसी। और कितना भी दे दिया मैंने, स्कूल के बच्चों को भी खूब, इनके छोटे कपड़े हो जाते थे, ब्रांडेड कपड़े भी थे, है ना। छोटेपन में तो इनको मैंने, जैसे ये था कि बच्चा कंफर्टेबल रहे, उस टाइम पे थोड़ी भी लो क्वालिटी के कपड़े ना बेकार जी हो जाते हैं, बच्चा कंफर्ट में नहीं रहता। तो इनकी छोटेपन के कपड़े काफ़ी महंगे महंगे अच्छे थे, लेकिन वो भी लेने के बाद वही रिएक्शन आता था कि फ़र्क नहीं पड़ता। तो इन लोगों का यही रहता है, इनको आप अपना नहीं बना सकते। पर ये है कि ठीक है, अगर उसके बाकी चीज़ें सही चल रही थी, केवल मतलब नहीं सही चल रही थी ना, सही बात तो यही है, सही चल रही होती तो मना ही क्यों करती। अब आपके हस्बैंड पे छोड़ दो, अगर वो बात करने से मना लेते ठीक है, और आपके पास आए तो कह देना कि भाई गलत तो देख तेरे से कहा नहीं था, पर फिर भी कोशिश करिए, जो पिछली बार बात हुई थी अब दोहराइयो मत, ये बात कह देना। क्योंकि अगर उसे लगेगा ना कि सारी गलती मान के मुझे बुला रहे हैं, वो वापस फिर वही करेगी। तो ये कह दियो कि मतलब बुला तो लिया तुझे, लेकिन भाई पहले से एडजस्ट हुई हुई है, सब कुछ है, लेकिन बेटा थोड़ा ध्यान रख, आगे से दोबारा ये चीज़ें ना हो, नहीं तो देख तुझे काम बहुत, हमें मेड बहुत। भले आपको परेशानी बाद में होगी, लेकिन ये चीज़ तो कह ही दिया करो। थैंक यू सो मच दी, आप सदा सुहागन रहें। धन्यवाद जी, आपकी वजह से मेरी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हैं। मेरे पढ़ाई का लेवल अच्छा है, मेरे पति जहाँ रहते हैं वहाँ स्कूल उतना अच्छा नहीं है, मेरी सास मुझे देखना भी नहीं चाहती, हमेशा बोलती हैं इसको कौन पूछता है, मेरे बेटा तो लाया है मजबूरी में, क्योंकि मेरे पति की ये दूसरी शादी है। मेरे मायके में पेरेंट्स नहीं है तो मुझे हल्के में लेती हैं, बोलती हैं अगर बड़ा बाप की बेटी होती तो दोबाहा आनी सेकंड हैंड से शादी करके आती, यही सब वजह है दी, हमेशा कलेश होता है, मेरे पति को मेरे से शर्म आती है, हमेशा कहीं ले जाने में, साथ बैठने में, सबके सामने बैठने में, नाइट में बात करने बोलते हैं, लोग क्या कहेंगे, कितना बेशहर है, लेकर घूमता रहता है, मम्मी क्या सोचेंगी। अगर मैं नाइट में बात करूँगा तो इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, लेकिन दी मंथ में एक बार एक दिन के लिए आते हैं मेरे हस्बैंड। दी हमेशा सारे लोग की नज़र में अच्छा रहना चाहते हैं, बोलते हैं सारे लोग तो मुझे अच्छा बोलते हैं, तुम किसी से ही पूछ लो, इसलिए बोलते हैं क्योंकि देवर अपनी वाइफ को लेकर US से चला गया। अब बच्चा मेरा पति तो सासू माँ पाकर कर रखना चाहती हैं, मैं बस रह रही हूँ दी, क्या करें, सबके नसीब में रोमांस और पति से अच्छी बॉन्डिंग हो ज़रूरी नहीं है ना। उन्हें अच्छे बेटे का टैग लेना है, शायद इसलिए माँ का साथ रहना पसंद करते हैं, क्योंकि सासू माँ मेरे पति से हमेशा अपनी लाइफ की कहानी शेयर करती रहती हैं, देवर से बुराई भी करती हैं, यही सब चल रहा है। मुझसे रिश्ता बताए दी जिससे मेरा भी टाइम पलट जाए, रास्ता बताएं। देखो एक होता है आपको ना सब चीज़ें सीधी सीधी मिल गई, और एक होता है आपको चीज़ें बिगड़ी हुई मिली और आपको उन्हें सुधारना है, जैसे सीरियल्स में दिखाते थे। तो जैसी अभी है ना कंडीशन, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। यू जस्ट स्टे काम, ठीक है। आपके पति आपको जितना टाइम दे रहे हैं, जितनी आपसे बात कर रहे हैं, ओके रहो उसमें। रही बात सास के तानों की, आपके घर में मैके में कोई नहीं है, ये है वो है, ठीक है, वो सिर्फ कह के अपनी आत्मसंतुष्टि कर रही हैं, काम उनका भी सधा है ना। आप भाई दूसरी शादी करके आप आ गई वहाँ पे, दूसरे पति मतलब पति की दूसरी शादी है आपकी पहली, तो कहीं ना कहीं कमी तो उन्हीं में है ना। लेकिन ये है कि ये भी बात फैक्ट है, ये इस बात में देखो, अब ताने ना बुरे तब लगे
जब वो कोई झूठ बोल रहा हो। फैक्ट बात है, अगर आपका परिवार संपन्न होता, आप अच्छे घर से होती, आपका सब कुछ सही होता, बिल्कुल परफेक्ट जैसा नॉर्मल लड़कियों का रहता, कौन नॉर्मल लड़की किसी शादीशुदा लड़के से शादी करेगी? सभी को फ्रेश लड़का ही चाहिए जब हम फ्रेश हैं, तो बात यही होती है ना। तो ठीक है, आपकी एक कमी थी, आपके परिवार में घर पे पीछे कोई नहीं था, इसलिए आपको करनी है। कह रही हैं तो अपने आप को यही समझाओ कि गलत क्या कह रही हैं। ठीक है, थी मैं कमज़ोर, मेरा टाइम भी कमज़ोर हो गया, हो गई शादी, लेकिन फैक्ट इज़ कि अब आपकी शादी हो गई है। अब जो भी हैं, चाहे आप यहाँ पे कैसे भी आएँ, लेकिन अब वो आपके लाइफ पार्टनर है। ठीक है, तो अब आपका मेन टारगेट वो रखो, सासू माँ क्या कह रही हैं उस पर मत जाओ, उसको बदलने के बजाय आपके और आपके पति का रिश्ता दिनों दिन कैसे अच्छा होगा उस पर काम करो बस। जो भी आपके रिश्ते को अच्छा करने में आप कर सकते हो अपनी तरफ से वो करो, धीरे धीरे बॉन्डिंग बनेगी। ऐसा नहीं है कि नसीब में नहीं होती, कुछ चीज़ें नसीब में पकी पकाई मिल जाती हैं, कुछ चीज़ें हमें अपनी मेहनत से क्रिएट करनी पड़ती हैं। तो अब हम कोशिश भी ना करें, ये हमारी गलती है। कोशिश करने के बाद भी ना मिले तब हम सोचेंगे कि ठीक है भाई नसीब में नहीं है। तो इतनी हिम्मत मत हारो कि शुरू में ही बॉन्डिंग नहीं बनी तो बाद में भी नहीं बनेगी, बहुत बहुत साल बाद भी बन जाती है अगर आप सही दिशा में प्रयासरत हैं। तो अपने और अपने हस्बैंड का संबंध अच्छा रखने के लिए जो आपसे बन पड़े नॉर्मल रहते हुए आप वो करो। इतना एक्सट्रीम मत करना कि एकदम 2-4 दिन तो बहुत कर लिया, उसके बाद फिर आपको गुस्सा चढ़ गया। नॉर्मल रहो। फ़िलहाल तो सबसे बेसिक चीज़ यही है, कोशिश ये करो कि आप दोनों के बीच में किसी भी बात को लेकर कभी खटपट ना हो, शांति बनी रहे। जब हो चाहे 2 बात हो लेकिन पॉजिटिव हो, धीरे धीरे आपका रिश्ता अच्छा हो जाएगा, फिर स्थिति बदल जाएगी, टेंशन मत लो। ये उन्हीं का आ गया जो मैं कह रही थी अभी, जेठानी देवरानी का जापा कर रही हैं। हेलो दिया, सुबह ही मेरी देवरानी गांव चली गई, सारे लोग एक हो गए हैं। मेरी देवरानी ससुर को फ़ोन करके बोली दीदी मुझे खाना नहीं दे रही है, मेरे टाँके टूट गए हैं, जबकि मुझे कुछ पता ही नहीं है। ससुर मेरे ऊपर गुस्सा हो गए, मैंने उनसे बात करनी चाहिए तो वो लोग बात नहीं करना चाह रहे, अपनी तरफ से सारा कुछ किए फिर भी बदनाम हो गई। अब वो गाँव जा रही है तो पता चलेगा कितनी अच्छी है। बेकार ही हो गया। देखो यही चीज़ मैं कह रही थी ना कि किसी के जापे में उसके या उसके बच्चे के साथ कोई दिक्कत हो जाए तो वही है, जब आपने मना कर दिया था ना, फिर अब डर डूर के फिर करना शुरू कर दिया, हो गई वही गड़बड़। आपका भी नुकसान हुआ, उसका भी हुआ। एक तरफ रहती आप माइंड से, पिछली बार भी यही बात हुई थी, करना था तरीके से करती, नहीं करना था तरीके से मना कर दिया तो फिर उस पर रहती। अभी सब बेकार हो गया, बुराई भी मिली, उसकी तबीयत में भी गड़बड़ हुई। अब जो हो गया ठीक है, अब आपसे बात जब वो करना शुरू करेंगे भगवान जाने कब करेंगे, लेकिन अब अपनी तरफ से कुछ भी नई चीज़ ना हो। अब आप ये कोशिश करना, बस शांति पकड़ लो कि ठीक है भसड़ सी क्या ना मच तो गई है, अब ये शांत हो जाए धीरे धीरे, है ना। नॉर्मली जब वो लोग मिलें तो अपना नॉर्मली पेश आना, वही ना हो तो बात अलग है, लेकिन आप अपनी तरफ से नॉर्मल रहने की कोशिश करना। नेक्स्ट, मेरा बेटा नॉर्मल डिलीवरी से हुआ है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि वीज़ा डिलीवरी लेग पहले हेड बाद में आया, ऐसे में आप क्या बता सकते हो, क्या ध्यान रखना चाहिए? भाई मुझे नहीं पता इसका कुछ ज़्यादा, डोंट हैव एनी आइडिया। दी मेरी ननद का डिवोर्स हो गया है, यहीं रहती है अपनी बेटी के साथ, वो प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है। दे वो अपनी ज़्यादातर सैलरी अपने शौक़ मौज में उड़ाती है, लेकिन उसकी बेटी का स्कूल ट्यूशन स्कूल बस सारा खर्चा ससुर करते हैं। हस्बैंड की जॉब नहीं है, खेती बाड़ी है, शॉप रेंट पर है। आप मुझे बताएं कि ये गलत नहीं है कि अपनी सैलरी खर्च करती है मौज में और अपनी बेटी का खर्च घर से कराती है। ऐसा करने से हमारे तो शौक़ मर रहे हैं, उसकी वजह से हमारा पेट काटा जा रहा है। प्लीज़ रिप्लाई देना, क्या मैं सही सोच रही हूँ, मेरा नुकसान है इसमें या नहीं? प्लीज़ रिप्लाई देना। देखो, अगर आप ससुर के पैसे को अपना मानो तो आपका नुकसान है, सिंपल है। लेकिन अगर आप अपने पति की कमाई को सिर्फ अपना मान के चलें, बाकी नहीं, तो आपका कोई नुकसान नहीं। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। हेलो मैम, मैं भी आपकी तरह प्राइमरी स्कूल टीचर हूँ, मेरी एज 32 है, मेरे हस्बैंड की 35, एक बच्चा है 2 साल का। मुझे किस टाइप की फैमिली सपोर्ट नहीं है? दूसरा बच्चा मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं, क्या करना सही रहेगा या फिर कब करना चाहिए? देखो,
सपोर्ट हो या ना हो, देखो 2 बच्चे जब हमें करने हैं तो फिर वो करने हैं। अभी 2 साल का है, आप एक ना उसमें हो, कहना चाहिए फ्लो में हो बच्चे पालने के, तो अभी कर लो अगर शरीर अलाउड कर रहा है तो ज़्यादा अच्छा। जितना गैप हो जाएगा फिर आप वापस कहना एक को सीधा खड़ा कर पाओगे इतने दोनों। लेकिन एक इसका पॉजिटिव वो भी होता है। मेरी एक फ्रेंड की मैं आपको बताऊं, देखो मेरे दोनों साथ हुए, एक साथ मैं निपट गई, मुझे ये आसान लगा। लेकिन मेरी एक फ्रेंड थी, उसका मानना ये था कि मेरी बेटी हुई उसकी, उसके बाद वो 5 साल की पूरी हो गई जब वो अपना सब कुछ खुद करने लगी, जब उसने फिर दूसरा बच्चा प्लान किया तब उसको बेटा हुआ। उसका मानना ये था कि भाई एक से तो आप फ्री हो गए, वो एक हेल्पिंग हैंड हो गया, और तब आप दूसरा करो। तो एक साथ 2 बच्चे पालने से अच्छा आप एक बार में एक पालो। तो अब आप ये देख लो कि आपको 10 साल उस पेरेंटिंग वाले जोन में रहना है या 5 साल। सिंपल हिसाब ये है। अगर आपको लग रहा है भाई नहीं मैं तो एक टाइम में एक काम कर सकती हूँ, ये बड़ी हो जाएगा जो मेरा पहला बच्चा है फिर मैं दूसरे का करूँगी, तो अभी और रुक जाओ 1-2 साल। इतने 4 साल का वो होगा फिर आप प्लान करोगे, 5 का वो हो जाएगा, इतने छोटा बेबी आएगा, तब वो है कि वो थोड़ा समझ। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार एक बार में कर आके निपटा लूँ, तो वो 2 साल का है, इतने 3 का होगा, इतने ये आ जाएगा, तो 3 साल एक ऐप्ट डिफरेंस होता है। फिर वो ये है कि एक झटके में दोनों एक साथ बड़े से नज़र आएंगे। तो आप इस तरीके से सोचो और आपको जोन सा ऑप्शन सही लगे फिर कि हाँ ये वाला ज़्यादा कन्वीनियंट है, वो कर लो। नेक्स्ट, हे मैम आपको पहली बार कमेंट कर रही हूँ, इसके लिए कुछ सोच रहे हो कि आजकल जो हो रहा है दुनिया में मुझे बहुत ज़्यादा उलझन हो रही है ये सबसे। देखो उलझन की क्या बात है, मेरे को तो दुख हो रहा है। मेन जो लड़का है, बच्चा ही मेरे मुंह से पता नहीं क्यों निकलता, राजा रघुवंशी, उसकी शक्ल, उसका जो एक ऑरा है ना, वो दिमाग से नहीं उतर रहा मेरे भी। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको मैं याद करके डिस्टर्ब इतनी हो गई हूँ कि मैं अपने काम नहीं कर पाऊँ या मैं रोने बैठ जाऊँ। लेकिन जैसे ही वो फ़ोन खोलो ना तो वो उसका कुछ ना कुछ कंटेंट आता है। वो बच्चा इतना मतलब कहना है पॉजिटिव सोल सी, उसमें वाइब्स ऐसी आ रही हैं उसकी फ़ोटो देख के कि बहुत ही बुरा लग रहा है उसके लिए। इस लड़की के लिए बहुत ही ज़्यादा दुर्भावनाएं निकल रही हैं। कुछ भी आप कह के इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकते जो उसने करा है ना। दूसरे क्या आ रहे हैं, अभी हमारे जिम वाले ग्रुप में भी मैंने वहाँ से नहीं करा था आउट, वहाँ से नहीं हुई हूँ, कि सास भाग गई उन्हें लेके अपने दामाद को। अभी आज आई है कि एक ससुर, होने वाले ससुर ने अपने बेटे से पहले बहू से खुद ही शादी कर ली। तो बात वो है कि एक तो जिनके शादी और बच्चे जल्दी हो जाते हैं ना, तो 40-45 के बीच में उनके बच्चे 21-22 साल के 23 साल के हो जाते हैं। फिर अगर उनकी शादी तय होने लगती है तो ना तो माँ बाप बूढ़े हुए होते, क्योंकि अब क्या है ज़माना बदल गया। पहले 40 क्रॉस होते थे तो मतलब समझो हम बुढ़ापे में एंट्री कर गए। अभी 50 तक भी कोई बूढ़ा नहीं हो रहा, मान भी नहीं रहे लग भी नहीं रहे, दोनों ही बात है। ठीक है, तो वो फ़र्क पड़ता है। अभी मैं जिस एज में हूँ, मेरी सास उस एज में थी जब मैं उनकी बहू बन के आ गई थी। तो उस हिसाब से देखो तो वही चीज़ है ना कि समय बदल रहा है। अच्छा, लोगों ने सही गलत की वो लकीर जो थी वो मिटानी शुरू कर दी है। बात वही है कि अटक गए हैं हम हिंदुस्तानी और पाश्चात्य सभ्यता के बीच में। ना तो हम में वो सब्र रहा, ना हम में वो सही को सही गलत को गलत समझने की कि नहीं हमें गलत नहीं करना। उस चीज़ की इच्छा शक्ति ख़त्म हो गई, बस जो मन कर रहा वही कर रहे हैं। बात ये आ रही है कि अब ना मन की सुनी जा रही है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि मन और मूड की सुनोगे ना ये तुम्हें ले डूबेंगे। तो ये खाली खुद नहीं डूब रहे, ये सोसाइटी को भी लेकर डूब रहे हैं। लेकिन ये एक बात है कि ये एक बयार सी बही है, ये मुझे हमेशा लगता है परमानेंट कुछ नहीं है। ये एकदम से आने शुरू हुए हैं, किससे बंद भी हो जाएंगे। तो आप इतना स्ट्रेस ना लो। जस्ट ये है, लकी मानो अपने को कि ये हमारे लिए खबर है, ये हमारी लाइफ नहीं है। तो जस्ट अपने और अपने परिवार में ऐसे संस्कार रखो कि यहाँ ऐसा कुछ ना हो। जो हो रहा उसे कौन बदल सकता है। नेक्स्ट, हाय दी, मैं टीचर हूँ। मेरा जो हेड है वो हमेशा परेशान करने वाली बात करते रहते हैं। काम को हम सभी स्टाफ अच्छे से करते हैं फिर भी नहीं करते।
कहता है एक मेल टीचर आया था, उसकी सारी गलतियों को इग्नोर करता है, हमेशा लेट होने पर भी कुछ नहीं कहता। हम हमेशा टाइम पे जाते हैं तो ही अच्छा लगता है, फिर भी एक दिन साल में हो जाए तो बर्दाश्त नहीं करता। लेडीज़ स्टाफ को परेशान करता है, ज़्यादा टाइम है रिटायरमेंट को। खैर सब कह रहे हैं उनको बहुत टॉक्सिक है, वो क्या करूँ समझ नहीं आता। जब ज़्यादा टाइम नहीं है रिटायरमेंट को तो जहाँ इतना झेला है थोड़ा और झेल लो। मैं तो यही सलाह दूँगी, कर सको अप्लाई तो कर दो। मैं एग्जैक्टली यही करती या किया भी है जो रिटायर हो चुके हैं उनके साथ। लगता है ना कि जाने वाला तो है ही है, हमारा ठेका थोड़ा ही है सबको सुधारने का। हाँ उसकी वजह से हम परेशान हो रहे हैं, जब लगे गले से ऊपर पानी जा रहा है, नाक से ऊपर पानी जा रहा है, दे दो एक जवाब पलटवार, लेकिन लेट इट बी, छोड़ दो। देखो परिवार में अवॉइड करना मुश्किल हो जाता है, अगर ये हो जाए तो आसान सबसे यही होता है। कोई बुरा कर भी रहा है ना, कोई इरिटेट कर भी रहा है, अगर हम उसको अवॉइड करना सीख जाएँ वो बेस्ट थेरेपी होती है उस बंदे को जो हम दे सकते हैं। लेकिन घर में जिनके साथ हम एक छत एक रसोई शेयर कर रहे हैं उनको अवॉइड करना ना के बराबर गुंजाइश होती है, आप नहीं कर सकते है ना, लेकिन स्टाफ में कर सकते हैं। तो छोड़ दो जब तक रिटायर नहीं हो रहा, करने दो उसे जो कर रहा है। नेक्स्ट सुनीता जी, शादी को 10 साल हो गए, मेरे ससुर जी एयरफोर्स से रिटायर्ड है, शुरू से घर में वो जो करते हैं बोलते हैं वही होता है, इवन पूरे दिन का खाना भी वही बताते हैं क्या बनेगा क्या नहीं। पर हस्बैंड और मुझे घूमना अच्छा लगता है, कहीं भी घूमने जाते हैं, इवन मैके भी जाती हूँ तो उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। कुछ दिन तक घर का माहौल ख़राब हो जाता है, ज़्यादा गुस्सा होते हैं तो बार बार घर से निकलने को बोल देते हैं, क्या करना चाहिए। उनकी आदत में शामिल है, आपको जहाँ ज़रूरी जाना है आप जाओ, गुस्सा ये वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर आदमी ये सोच ही नहीं रहा, देखो मुखिया होने के बाद ना बड़ी कैडी जिम्मेदारी होती है। मुखिया होने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम कहेंगे बाकी लोग सुनेंगे, हमें कहनी ही ऐसी है कि बाकी लोग सुने, सही बात वो होती है। तो जब यह है कि भाई अगर हमारी कायदे की बात है, हम मैके जा रहे हैं या कहीं ज़रूरी काम है या नहीं भी ज़रूरी है, हम भाई आदमी महीने 2 महीने में घूमने ही जा रहा है, अब एक आदमी उस पर टेटर कर रहा है तो फिर वो कर ले, उसकी टेटर बंद करने का इलाज क्या है हमारे पास। फिर तो यह है कि पूरी ज़िंदगी हम वहीं बैठे रहें, ये वाली बात हो जाती है ना। तो ऐसा आदमी जो सही बात पे भी गुस्सा करे, उसके गुस्से की कोई वैल्यू नहीं होती, ना हमें ध्यान देना चाहिए, वो कितना ही ध्यान अपनी तरफ खींच ले। नेक्स्ट है मैम, गुड इवनिंग, मेरी हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में और LIC करवाना चाहते हैं, उससे क्या बेनिफिट होगा, क्या उन्हें LIC करवानी चाहिए, अपने अकॉर्डिंग हमें अच्छा सजेशन दे प्लीज़ रिप्लाई। देखो LIC तो करानी ही चाहिए, एक लाइफ इंश्योरेंस तो ज़रूरी है ही अच्छा सा, जो भी आप प्रीमियम के तौर पे आपके एज के हिसाब से और जितना आप प्रीमियम झेल सको उतना, उसके हिसाब से LIC ज़रूरी है। आपको टैक्स में भी छूट मिलती है, दूसरा कोई अनहोनी हो जाती है तो एक सिक्योरिटी रहती है, इन्वेस्टमेंट भी हो गई, ठीक है, करा लें। और बाकी बात जो भी एजेंट है उस पर भरोसा कर लें, ऐसा नहीं है कि वो अपने फ़ायदे की बात सोच रहा है, उसका तो फ़ायदा है ही जब आप कमीशन दोगे, है ना, लेकिन आपकी भी फ़ायदे की बात वो बताएगा। उसको 20 में से आपकी एज और उसके अकॉर्डिंग क्या सबसे अच्छा होगा आप कर सकते हो उसमें, उससे कंसल्ट, नहीं तो पॉलिसी बाज़ार पे आप कंसल्ट करके देख लो, सर्च करके देख लो। तो अब इतनी बड़ी बात नहीं है अब ये कि हम कौन सा चुनें, टर्म एंड कंडीशन पढ़ो, जो आपके हिसाब से सही बैठ रहा हो उसे ले लो। बाकी किसकी ज़्यादा अच्छी है, सरकारी तो वही है ना LIC वाली, तो वही करानी चाहिए। नेक्स्ट दी, मुझे पूछना है, मेरे देवर ने धर्म बदल लिया है, हमने उनसे रिश्ता ख़त्म कर लिया, बाकी सब उनके साथ हैं, बीच में देवर बहुत बीमार हुए तो हमने उनकी हेल्प की और अभी उनको पैसे की ज़रूरत थी तो हमने फिर हेल्प की, क्योंकि मेरी सास बेटे से नहीं हेल्प के लिए मुझे ही फ़ोन करती हैं। जब सब ठीक हो जाता है तो हमको अवॉइड करने लगते हैं, फ़ोन भी नहीं आते। तो एक बार हो गया, 2 बार हो गया, अब बार बार वही चीज़ गलती कहूँगी मैं तो, इसे दोहरा क्यों रहे हो भाई। आपने भलमन साथ में 1 बार 2 बार मदद कर दी, फिर आदमी सही हो गया वापस आपको ही वो मार रहा है, तो मत करो मदद उस टाइम पे, पुराना उदाहरण दे के। और बाकी दूसरी बात ये भी है कि वो संत और बिच्छू वाली कहानी की, बिच्छू मारे जा रहा है डंक, संत उसे निकाले जा रहा है। तो एक आदमी देख रहा है कि आपको बार बार डंक मार रहा है, आप क्यों निकाल रहे हो, तो वो कह रहे हो डंक मारना उसकी प्रवृत्ति है लेकिन बचाना मेरी प्रवृत्ति।
तो अगर आपके मन में इतनी दया है या आप फाइनेंशियल इतने स्ट्रांग हो कि आप कर सकते हो मदद, तो फिर उनकी बातों को ध्यान दो, ठीक है, कर दो। कहीं ना कहीं वो आपके सत्कर्मों में जुड़ जाएगा। लेकिन अगर आपका हिसाब किताब बिगड़ जाता है उनकी मदद करने के बाद, और तब आप फिर भी मदद कर रहे हो बीइंग अ फैमिली, और बाद में वही फैमिली आपको फिर अवॉइड कर रही है, तो फिर तो समझदारी ये है कि भाई पीछे हट जाओ। दीदी डिलीवरी होने के बाद सास कुछ नहीं करती, सुबह 11 बजे उठती है, नहाना धोना खाना खा के फिर से 1 से 5 तक सोती है। शाम को मेरा खाना बनते वक्त उतना 2 घंटा बेबी को लेती है। बेबी 4 मंथ का है, बहुत रोता है लेकिन खाना होने तक नहीं देती। सुबह शाम खाना चाय टाइम से बनाओ, पूरा दिन अकेले बच्चा भी देखो, रात भर बेबी सोने नहीं देता। क्या मैं हस्बैंड को लेके अलग हो जाऊं? सास का 0 सपोर्ट है। मेहमान आए तो उनका भी करो। डिलीवरी के 1 महीने बाद से ही किचन में काम कर लगाया। आपको लग रहा है कि अकेले रह के ज़्यादा आसान हो जाएगा, लेकिन बात तो ये है कि अकेले रह के भी तो आपको ही करना पड़ेगा। जो आपका रिचुअल चल रहा है, जो आपकी परेशानी चल रही है, या जो भी आपका रूटीन है, वो एग्जैक्टली वही है जो पहले से चला आ रहा है बहुओं का। लेकिन आजकल के हिसाब से फिर हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है ना। अब बात यह है कि 1 महीने की आपको लगा दिया, ये गलती करी है, एटलीस्ट 1.25 महीने की तो हो ही जाए, अच्छा नॉर्मल हो या ऑपरेशन से हो, उसके बाद भी शरीर चलते चलते चलता है। अगर कोई आपका ध्यान नहीं रख रहा, आप अपना ध्यान खुद रखो। जो हरीरा वगैरह बना के खाते हैं वो बनवा लो अपना, आपको आता हो आप खुद बना लो, ठीक है। मालिश वाली लगा सकते हो, भाई काम पूरा है लेकिन मालिश अपनी करवा लो, उससे सही हो जाओगी। खिलाई पिलाई का अपना ध्यान रखो। बाकी बच्चे को जब शुरू में हम पालते हैं भाई, पहला साल तो माँ का मुश्किल ही जाता है, तो ये हल नहीं है कि आप अलग हो जाओ या कुछ है। काम अपना वही है कि जितना बन पड़े उतना करो। किसी का मुंह बनेगा इसलिए परफेक्शन के लेवल तक करना है, उतना अपनी बॉडी को पुश करो जितना आपके आराम से हो जाए। साथ में अभी डिलीवरी से निकली हो तो जो मैंने बताया, अपने खाने पीने मालिश वगैरह का ध्यान रखो, ठीक है। तो मतलब जिस चीज़ को आप अवॉइड नहीं कर सकते उसको हैंडल करना सीख लो, बात ये है। ये मैं बता रही हूँ, कोई हल नहीं है कि आप सोचो मैं अकेले रह लूँ तो ज़्यादा अच्छा है, वहाँ भी ऐसे ही रहने वाला है। अकेले रह के भी कोई काम कम नहीं हो जाते, कुछ और जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। इधर बस ये है कि अभी हम 12-15 रोटी सेक रहे थे, अब 8 सेकेंगे, बस इतना फ़र्क पड़ता है। काम सारे रहते हैं। और अभी वो 2 घंटे आपके बच्चे को उस टाइम पे ले लेती हैं ना, जब आप अकेले रहोगे ना, आपको वो भी लगेगा कि खाना बनाऊँ या इसे देखूँ। तो जैसे चल रहा है चलने दो। बात यह है कि आपका शरीर अभी थक रहा है, तो अपने शरीर के लिए खाने पीने का और अपना आराम का थोड़ा ध्यान रखो, और उतना करो जितना आप कर पा रही हो। एक्सीड में पुश मत करो अपने आप को। नेक्स्ट, साइटिका क्या परमानेंटली क्योर होता है, इसका क्या उपाय है? देखो, परमानेंटली ये चीज़ें कभी क्योर नहीं होती। एक नस है, वो दबेगी और दर्द होगा। अब आपकी एक बार सेटिंग बिगड़ गई, आपको वो दर्द हो गया, तो जब आप उसको दबाने वाली कंडीशन वाली मुद्रा में बैठोगे, जैसे साइटिका के लिए उकड़ू बैठना, और बैठना ही नहीं, बैठने के बाद कोई ताकत का काम करना। सपोज़ करो आपने कपड़े धो लिए, गेहूँ साफ़ कर लिए, या मैंने जब शुरू में बताती थी, जब हुआ था घास पे झाड़ू मार के ब्रश व्रश साफ़ कर लिया, वो बढ़ेगा, ठीक है। तो उसको जो है क्योर वो वही है, एक्सरसाइज। तो पहले मैंने तो वेस्टर्न ही देख के करनी शुरू करी थी, लेकिन अब योगा कर रही हूँ, उसको कहते हैं सुप्त कपोतासन। वो करके उससे हो जाती है। बाकी पैरों को वही है 4 वाली शेप में बना के बैठना, बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, इसका क्योर एक्सरसाइज ही है, आप उससे उसको टाल सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोचो कि ये खा लिया या ये कर लिया, उसके बाद मेरा साइटिका जो नंबर के लिए ख़त्म, मैं जैसे पहले थी वैसे हो जाऊँ, वो नहीं हो पाओगे। लेकिन हाँ, अपने एक्सपीरियंस से इतना बता रही हूँ, अगर रेगुलर एक्सरसाइज करोगे, दर्द हो ज़्यादा कर लो, दर्द नहीं भी है तब भी दिन में 1 बार अगर करते रहोगे, आप सच में भूल जाओगे कि आपको है भी साइटिका। गुड मॉर्निंग मैम, मेरी सास और मेरी मौसी सास दोनों मेरे पास रहती हैं, दोनों हद से ज़्यादा टॉक्सिक हैं, बात बात पे झूठ बोलती हैं, कोई और बेटा उन्हें रखना नहीं चाहता, हर दूसरे दिन अपनी बेटियों से 1 घंटा बात करती हैं, झूठ बोलती हैं, घर का माहौल बहुत डिस्टर्ब होता है, यहाँ की बात वहाँ करती रहती है, मेरा माइंड बहुत अधिक डिस्टर्ब है, यहाँ तक कि ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ इस हद तक परेशान हूँ, मेरे बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब है मैम, कैसे उन्हें हैंडल करूँ ताकि मैं
अपनी लाइफ आराम से जी सकूं, स्कूल बिगड़ टेंशन, बहुत परेशान हूँ मेंटली, पर प्लीज़ रिप्लाई। आप एक बात बताओ, ये टेंशन लेके आप कर क्या लोगी? सास हैं वो, और दोनों बहनें एक सी हैं, और वो दोनों बहनें मिलके जो है, जो उन्हें करना है वो कर रही हैं। आप किलस रही हो, आप परेशान हो रही हो, आप अपने बच्चों की पढ़ाई पे डिस्टर्ब कर रखी है, उससे होएगा क्या? आपको क्या लग रहा है वो बदल जाएंगी? भैया जैसे बदलना होता है ना, वो जवानी में ही बदल जाता है, उसको तजुर्बे हो रहे होते हैं। 30-40 की एज में ज़िंदगी इतना कुछ सिखा रही होती है, जिसको परिवर्तन लाना होता है अपने में वो ले आता है। लेकिन जो ये पड़ाव क्रॉस करके बुढ़ापे तक पहुंच गया, उसी पागलपन के स्टेज में उतना ही टॉक्सिक, उतनी ही बुराइयाँ, झूठ, ये सब, जिससे 40 की एज के बाद तक भी ये चीज़ें नहीं छूटी ना, वो फिर नहीं छोड़ेगा। आप ये मान के चलो, जो मैं देख रही हूँ। जिसे बदलना होता है वो एक मैच्योरिटी आती है। 20 तक हम कर रहे हैं जो कर रहे हैं, 30-40 ये 2 दशक ऐसे आते हैं, आदमी बहुत कुछ सीख जाता है 50 तक आते आते, है ना। अब जो वो ये भी क्रॉस कर गया, उसे समझ ही नहीं आई, उसे क्या ही समझ आएगी अब? तो आप उनका क्या कर लोगी किलस के, या उन्हें बदलने की कोशिश करोगी, ये क्या ही कर लोगे? तो भैया इससे कुछ नहीं होना। आपको तो मैं सलाह ये दूंगी, वो जो कर रही हैं, आप ऐसे बुराई कर रही हैं, झूठ बोल रही हैं, सुन क्यों रहे हो आप उनकी बात? क्यों नहीं उनको घर के और चीज़ों की तरह कि हाँ ठीक है, पार्ट ऑफ द लाइफ है, चल रहा, उनका नेचर ही ऐसा है। बस सीधी बात है, अगर अच्छी होती, समझदार होती, हो सकता है अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से कुछ आपको ज्ञान की बात बता देती, आपका कुछ फ़ायदा हो जाता। नहीं हुआ ना सही, किसी की नेगेटिविटी आप एब्जॉर्ब कर क्यों रहे हो? अवॉइड करना सीखो, सिंपल। जब तक नहीं सीखोगे परेशानी रहोगे। मैम एक बार आपने मुझे सोल्यूशन दिया था मेरी बात का, डिप्रेशन से निकल भी चुकी। मेरा भाई नियर पीठ तक है मेरे साथ, मेरा उसने कोई लिंक नहीं, लेकिन जो हमारी भाभी हैं, मारपीट लिखा होगा, वो मम्मी को गालियां देती है, इवन हमारी बेटियों तक को गालियां देती है, जबकि वो 12 साल की है। कहती है भगवान करे इन लड़कियों को गंदा ससुराल मिले, इनकी ज़िंदगी ख़राब हो। जबकि लड़ाई होने के बाद, उसकी लड़ाई मेरे घर 4 बार मेरी मम्मी के पीछे पीछे आई, हमने बहुत अच्छे से रखा। अब गांव गई है, कोई रिश्तेदार पूछता है कि नंद क्यों नहीं आई, तो ये नहीं बताती कि हमने लड़ाई की, कहती है वो बहुत बिजी है इसलिए नहीं आती। मम्मी का कीपैड फ़ोन में बार बार मेरा नंबर ब्लॉक कर देती है, कसम से बहुत गुस्सा आता है, भाई ही निकम्मा है। मम्मी कहती है मैं वृंदावन में रह लूँगी, इस कलेश से अच्छा तो कहता है तुम्हें एक दिन भी कोई ना रखे। मम्मी से मन दुखाने वाली बातें करता है, मन करता है मैं भी सारे रिश्तेदारी को इसकी असलियत बता दूँ, क्या करना चाहिए मुझे? तो जब आपके मौका पड़े, कोई पूछे आपसे, तो आप बता दो, उसमें किसने रोका आपको? बाकी जो वो है मम्मी, अगर वो वृंदावन रह लूँगी, ये वो, अगर वो रह सकती हैं तो जाएं। अगर है इतनी वित्तीय स्थिति या कुछ और है कि हाँ भाई मैं वहाँ रह लूँगी, तो जाएं ना। फिर ऐसी परेशानी में सही में रहने, मतलब ये भी मैं पर्सनल उसमें कह रही हूँ, कल को मेरा बुढ़ापा हो और मेरा बेटा बहू हो, अव्वल तो है नहीं, लेकिन हाँ अगर मेरे बच्चे मुझे इस तरीके से अपमानित कर रहे हों, तो मैं उनके पास क्यों रहूँगी? अगर मेरे पास पैसे हैं या मैं कहीं जा सकती हूँ रहने के लिए, तो मैं वहाँ रहूँगी जाके ना। और सिंपल सी बात है, देखो मम्मी पापा के साथ वो जो भी कर रही है, मतलब वो केस है आपकी भाभी, अब उसने कह दिया कि बिज़ी हैं, ठीक है, तो जब आपको कोई मिले, आपसे कोई पूछे, तो कह देना, कहना हाँ बिज़ी तो है ही। बात ये होती है कहने की ऐसे में, बिज़ी तो देखो सब हैं आज के टाइम पे, लेकिन जहाँ पे अच्छा लगता है जाने में, या हम किसी के घर जा रहे हैं, कोई हाथों हाथ हमें ले रहा है, अच्छे से ट्रीट कर रहा है, तो आदमी समय भी निकाल लेता है जाने के लिए। आप अगर ये बात कहोगे ना, तो सबको पता लग जाएगा कि भाई बिज़ी होना एक अलग बात है, वहाँ भी सब कुछ ठीक नहीं है, इसलिए नहीं बच्चे आते। बात ये होती है। अब मेरे से कोई पूछते रहते हो, आप ही लोग कितना पूछते हो, मैं क्या नहीं जाती, मैं क्या नहीं जाती, तो मैं क्या ये कह रही हूँ नहीं मैं बिज़ी हूँ इसलिए नहीं जाती? नहीं जाती, कुछ बचा ही नहीं जाने के लिए वहाँ, तो क्यों ही जाऊँगी? मतलब कुछ हो तो, लेकिन अगर वहाँ पे ये हो कि जी मुझे हाथों हाथ रख रहे हैं, तो मैं कितनी भी बिज़ी हो जाऊँ, चाहे मैं साल में 1 बार जाऊँ, चाहे 2 बार जाऊँ, या 20 बार जाऊँ, 2 घंटे को जाऊँ, नहीं मैं रहने जाऊँ, अगर मेरे को वहाँ पे बहुत अच्छा सा माहौल मिले, मेरे को लगे कि हाँ जैसा घर में छोड़ के आई थी आज भी वही है,
तो मैं क्यों नहीं जाऊँगी? बिज़ीनेस क्यों किसके पास नहीं है? तो जब कोई आपसे पूछे तो बजाय उनके मुंह भर भर के बुराइयां करने के, आप सिंपल लहजे में ये बोल सकते हो कि बिज़ी तो आजकल सभी हैं, लेकिन जहाँ जाने के बाद अच्छा लगता है वहाँ पे निकालता भी है आदमी टाइम जाने के लिए, बस सिंपल। नेक्स्ट, मैंने MBA किया बट कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं है। शादी के 11 साल हो गए, 2 बच्चे हैं, 9 और 3 साल के। अब मैं जॉब करना चाहती हूँ। पहले भी ट्राई किया था पर नहीं कर पाई। क्या करूँ, कैसे करूँ, समझ नहीं आ रहा। फिर से कैसे शुरू करूँ जॉब की तैयारी, प्लीज़ आइडिया दे। भाई MBA वाली जॉब का देखो, मुझे कोई पर्सनल वर्क एक्सपीरियंस तो है नहीं, मैं शुरू से टीचिंग में हूँ। अगर आपके हस्बैंड इस जॉब में हो वो आपको बता सकते हैं, या आपका कोई फ्रेंड ऑलरेडी इस जॉब में कर रहा हो वो आपको एक आइडिया दे सकता है कि हाँ, जो मुझे बेसिक एक पता है। आपको अपना रेज्यूमे बनाना होगा, आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या आपके टैलेंट्स हैं, ठीक है। और फिर अपने जितना भी सर्कल में अगर कोई है तो सारे ऑफिसेज़ में वो रेज्यूमे आपको भेजना होगा, तो कहीं ना कहीं से कुछ आएगा रिस्पॉन्स, इंटरव्यू होंगे। तो इसमें आपकी मदद या तो आपके ऐसे दोस्त कर सकते हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, आपके हस्बैंड या कोई भी रिश्तेदार जो ऑलरेडी इस सेक्टर में हो। आपको उनसे बात करनी चाहिए कि मैंने रेज्यूमे बना लिया, एक अच्छा सा इम्प्रेसिव सा रेज्यूमे अपना बना लो और फिर शुरू करो कि भाई मैंने बना लिया, आप फॉरवर्ड कर दो। मैम मेरी बेटी 10th में है, उसका अफेयर हो गया है, पढ़ने में अच्छी है पर अफेयर की वजह से 70% से आगे नहीं जा रही, सीरियस नहीं है, क्या करूं, प्लीज़ हेल्प। समझा ही सकते हो भैया, एज ही ऐसी है, क्या करें। इन्हें PR हो जाए ना तो बस समझा ही सकते हो। आपकी किस्मत अच्छी हुई तो समझ जाएगी, हम तो पेरेंट्स की मानेंगे। बीइंग अ पेरेंट, अगर मेरी बेटी इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो गई तो मैं अपना ही माथा पीटूँगी। अगर समझाने से वो समझ जाए तो मेरी किस्मत अच्छी है ना। बाकी भैया पता नहीं, लॉटरी का टिकट है फिर तो, उसके बाद कितनी समझ में उसको आएगी और कितनी नहीं आएगी। आप समझा ही सकती हो कि जो एनर्जी है वो अभी इस टाइम इसमें पढ़ाई में लगानी ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आगे प्यार से जीवन नहीं चलता। प्रैक्टिकली बात, जब मैं ऐसे कंडीशन में होती हूँ ना, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या भांजे भतीजी जब इस एज से गुजरे, बच्चे तो मेरा भी छोटे हैं खैर, तो उन्हें यही बताती थी कि भाई एक ही एनर्जी है उस टाइम पे। अब इस टाइम पे आपने लगा दी इसमें तो आगे प्यार से आपको ज़िंदगी नहीं पूरी पढ़ने की, उसके लिए आपका करियर पैसा चाहिए होगा। और रही बात प्यार की, किस्मत में होगी तो अरेंज मैरिज वाला भी आपको लव मैरिज से ज़्यादा प्यार कर लेगा। तो मैं हमेशा यही समझाती हूँ ना, प्यार ना किस्मत की चीज़ है, उसके लिए इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हाँ जी हम अफेयर चलाएं, ये करें वो करें जब भी हमें प्यार मिलेगा। क्योंकि लव मैरिज वालों के भी क्वेश्चन आ ही रहे हैं ना, तो श्योरिटी कहीं नहीं है कि प्यार मिल ही जाएगा। तो मैं तो उन बच्चों को यही समझाती हूँ कि प्यार के पीछे मत भागो, अपने आप को इस लायक बनाओ कि आपके पास प्यार के प्रपोजलों के ढेर लगे हुए हैं, बेस्ट चुन लो उसमें से, सिंपल। बाकी भगवान पे छोड़ दो। तो जिसे समझ में आ जाती है वो लग जाता है अपने लाइन पे, जिसे नहीं आती वो घूम रहा उन्हीं चक्करों में। सारी रिस्पॉन्स है, सेम बात बोली है। कम से कम 20 बच्चों को, 20 में से 15 सेटल हो रहे हैं, अपना अपना देखना शुरू कर दिया काम। ठीक है, प्यार अपनी जगह, पढ़ाई और शादी और करियर अपनी जगह, 5 को समझ में नहीं है, ऐसा भी हुआ। तो भाई समझा ही सकते हो, आपकी बेटी हो या मेरी हो। बाकी वो कितना समझेंगे वो पर्सनली उन्हीं पे ही है, आप जज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरी लाइफ में कुछ भी क्लियर नहीं है और ना ही मुझे करना आता। जो छोटी छोटी बात में सही लगने लगती है कि ऐसे नहीं ऐसे करना था, मतलब हर डिसीजन गलत लगता है मुझे मेरा। तो प्लीज़ बताएं क्लैरिटी कैसे लाऊं, जो करूं उसमें खुश कैसे रहूं। कुछ करने से पहले और 2 दिन रुक के सोच लिया करो, तब करा करो। नेक्स्ट दी, मैं स्टार्टिंग के एपिसोड 3 या 4 एपिसोड से कमेंट करती आ रही हूँ अपनी प्रॉब्लम का, लेकिन आपने आज तक मेरी प्रॉब्लम नहीं पढ़ी। कहाँ है प्रॉब्लम? और बाकी जो लाइफ में क्लैरिटी लाने का ना, जब आपके कहना चाहिए इतना कन्फ्यूज़न हो ना, तो जब कोहरा होता है तो हम कैसे चलते हैं, सिंपल एक कदम रखते हैं आगे का, फिर जब चलते जाते हैं दिखता जाता है। अब आपको लगता है, करने के बाद आपको लगता है कि गलत हो गया, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। करने से पहले एक बार ऊपर वाले को याद कर लिया करो कि अपने हिसाब से आप बिल्कुल सही करो, दिमाग की सुनो, दिल की नहीं,
ठीक है, उसके बाद भी अगर गड़बड़ हो जाती है धीरे धीरे समझ में आ जाता है। तो जस्ट जो सामने है कंडीशन उसमें बेस्ट क्या हो सकता है बस उसको सोच के करो, कोई बात नहीं, गलतियां सबसे होती हैं, करके ही सब सीखते हैं। एक आया है, मुझे उस क्वेश्चन का जवाब देना है जहाँ पूछा गया था एक बहू सब कुछ करके भी बुरी और दूसरी अच्छी क्यों होती है। इसका जवाब यह है, दूसरा बेटा प्यारा है, तुम्हारा पति माँ बाप को प्यारा नहीं, यही वजह हो सकती है, क्योंकि मेरे साथ भी ये होता है। मैं सहमत नहीं हूँ इससे। मेरे पति कहीं ना कहीं ज़्यादा लाडले थे, लाडले इन द सेंस कि बड़े बेटे थे, तो वो ज़्यादा हमेशा से थे, बहुत ज़्यादा उनके लिए वैल्यू थी उनके घर में, लेकिन फिर भी मेरी नहीं है। तो ये नहीं होता कि हाँ आपका पति आप हो सकता है उन्हें प्यारा ना हो, लेकिन हाँ हो सकती है ये एक रीज़न, लेकिन हमेशा नहीं होता। नेक्स्ट, हाय सुनीता जी, मैं आपके वीडियो बहुत टाइम से देख रही हूँ, आई एम बिग फ़ैन ऑफ़ यू। मैं कुछ रूटीन बनाती हूँ तो मुझसे फॉलो नहीं होता, आलस दूर करने का तरीका बताएं प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। रूटीन थोड़ा सा आसान बनाओ, पहली चीज़ बहुत छोटी छोटी चीज़ें उसमें रखो ताकि वो पूरी हो जाए तो आपका मोटिवेशन लेवल बना रहे। दूसरी चीज़ है आलस का, तो सिंपल है, आलस है, हम देख रहे हैं काम पड़ा है, हम बैठे हैं, तो उसे देखना बंद करो, काउंट दो 1 2 3 और खड़े हो जाओ और बिल्कुल बिना सोचे समझे मशीन की तरह उस काम को करना शुरू कर दो। 5 मिनट में आपकी बॉडी रिदम में आ जाती है, लेकिन वो 1 2 3 करके खड़े हो जाना, बस ये चीज़ काम करती है। नेक्स्ट, दी मेरे जेठ मुझे देखकर गाना गाते हैं, मेरी बेटी और मेरी नकल करते हैं, मेरे दूसरे जेठ ने मेरा मोबाइल तोड़ दिया, मेरे हस्बैंड को सब मार रही थी, मैं वीडियो बनाने लगी थी और मेरी ननद के हस्बैंड ने भी मुझे बहुत बुरा बोला कि घर की सारी लेडीज़ अच्छी हैं, ये ख़राब है। सबको लगता है मैं घर के लोग ही ससुर के लिए घर हैं, दोनों जेठ के अपने घर के, चारों नंद भी खुश हैं, हम हस्बैंड भी मेरे लिए कुछ नहीं बोलते, एक रूम में रहती हूँ, प्लीज़ रिप्लाई। कैसा परिवार है आपका? या तो आप वीडियो बनाती होंगी अपनी भी, इसलिए लोग कह रहे होंगे, या जो कुछ भी है, अब आपके मतलब हस्बैंड और उनके भाई लड़ रहे हैं, आप वीडियो बना रही हो, आपका फ़ोन तोड़ दिया। जाहिल फैमिली लग रही है सही बताऊं तो मुझे तो। ये नंद के हस्बैंड आपको मार रहे हैं, मतलब नंद वही सलेज को मार रहा है कोई तरीके, ये अलग ही लेवल है भाई। इस वाले परिवार के लिए मेरे पास कोई इलाज नहीं है, क्योंकि आप समझा भी ना एक लेवल के आदमियों को ही सकते हो जिनमें बिल्कुल ही अकल नहीं है या बिल्कुल ही उन्होंने सारी सीमाएं तोड़ रखी हैं, आप उन्हें कुछ नहीं कह सकते। आप उनके बीच में फंस गई हो, अगर आपका लेवल अलग है और आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, तो आप गलत जगह फंस गई हो। मेरी आपके साथ सिंपैथी है, बस कोशिश करो अपने आप को एज़ इट इज़ बनाए रखने की, धीरे धीरे चीज़ों को बदलने की, क्योंकि भैया लड़ने के लिए भी कहना चाहिए एक लेवल होता है इंसान का, आप हर एक से लड़ भी नहीं सकते, उसको आपको हाथ जोड़ के निकलना ही पड़ेगा, वो करना ही आपको सही रहेगा कि भाई ठीक है तुम सही हम गलत। नेक्स्ट, हाय सुनीता जी, मेरी बेटी 13 साल की है, तब मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है, कुछ बोलूँ तो उल्टा जवाब देती है, टैब में होगा, स्टडीज़ में भी कंपैरेटिवली पहले से डाउन जा रही है, क्या करूँ प्लीज़ सजेस्ट। वो टैब ही है सारी राड़े की जड़, फ़ोन टैब ये दिमाग को खा जाते हैं बच्चे के, उसको भी नहीं पता होता बेचारा वो कैसे बदल रहा। मेरी लड़कियां जैसे ही इसमें गोते लगाने शुरू करती हैं ना, टाइम बढ़ाती हैं अपना, उनके टोन चेंज होनी शुरू होती है, कुछ भी मुझे लगता है कि हाँ बच्चे में बदलाव आ रहा है, मैं तुरंत जस्ट बंद कर देती हूँ कि भैया उन्हें बता देती हूँ कि ये है, ये पी रहा है, तुम इसे नहीं पी रहे हो, ये तुम्हें पी रहा है। आप उनको रिसर्च दिखा सकते हो, जो शॉर्ट स्क्रॉल करते हैं कुछ भी है, या जो गेम खेलते हैं ना, इनकी कहीं ना कहीं मानसिक क्षमता को खा रही है ये चीज़ें। उनको ऐसी साइंटिफिक रिजल्ट वो कहीं पे हो ना, इस तरीके के शॉर्ट जब मिले सेव करके रखा करो, उन्हें दिखाया करो और ये विश्वास दिलाओ सबसे बड़ी बात कि मैं तेरे साथ हूँ बेटा, तेरे अगेंस्ट नहीं हूँ। नेक्स्ट, जिम का एड्रेस और चार्जेस, अब मैंने तो छोड़ दिया,
अगर मेरी वजह से जा रहे थे तो क्या ही जाओगे, लेकिन अगर वैसे जाना है तो 1000 रुपये उसका मंथली चार्ज था और वैशाली कॉलोनी में था, 33 वैशाली कॉलोनी। नेक्स्ट, दी अगर हस्बैंड अपने घर वालों के सामने नीचा दिखाए, गाली दे, अपने पैसों का एहसान दिखाए, उसकी फैमिली में माता पिता गलत हों, तभी हर चीज़ में आपको ही दोषी बोले तो क्या करें? लाइफ नरक सी लग रही है। प्लीज़ रिप्लाई। आप कटघरे में खड़ी मत हो, ये मौका ही क्यों मिल रहा है कि तुम गलत हो, जब हमें पता है, मान लो अदालत में जज साहब बिके हुए हैं, हम कुछ भी कर लें, कोई भी सबूत पेश कर लें, फैसला हमारे खिलाफ ही आना, तो हम केस लेके जा काहे को रहे वहाँ? जाओ मत उस स्थिति में कि कोई आपको ठहरा सके गलत, मुद्दे क्रिएट ही ना होने दो। नेक्स्ट, लिव लाइफ वाली वीडियो बहुत अच्छी लगती हैं, थैंक यू जी। नेक्स्ट, दी ऐसी सिचुएशन में क्या करें जब पति ही आपसे बेवजह लड़ाई करे, साथ ना दे, घर वालों को बहकावे में आकर के, मुझे मेरा हस्बैंड सही नहीं लगता, मेरी फीलिंग्स नहीं समझता, जैसे लगता है मैं जो टाइम दे रहा है मेरा हक ही नहीं, अपने मन का मालिक बनकर जीवन जीना चाहता है। ऐसे लोग ना शादी करके लड़की का वो ख़राब कर देते हैं, लेकिन लड़की को चाहिए, जब हमें पता है कि वो ऐसा है तो उसके लिए, उसके अपनी खुशी के लिए ना ऐसे पति पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। मैं हमेशा यही कहती हूँ, अपने आप पे काम करो, अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे जितनी एनर्जी, जितना ध्यान लगाओगे, साइड की जितनी भी निगेटिविटी आपके चारों तरफ की है ना, वो आपके ऊपर असर करना उतना ही बंद करती जाएगी। अपने अंदर झांको, आप अपने अंदर झांके हुए आप लोगों को जमाना हो गया है, जो टॉक्सिक सास, टॉक्सिक नंद है ना, कि ये लड़ रहे हैं, ये मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, ये जितने भी कमेंट आ रहे हैं, इन लोगों को सबको वही है, सारी महिलाएं, सारी बहनें मेरी, अपने अंदर झांके हुए ज़माना हो गया। मुझे क्या अच्छा लगता है, इनसे अलग मैं क्या हूँ, उन लोगों से अलग मुझे क्या फ़ील हो रहा है, मैं अपने लिए क्या कर सकती हूँ जो मुझे अच्छा लगे। आप अपनी हर अच्छी चीज़ के लिए उन पर डिपेंड है कि ये ऐसा कर रहा है इसलिए मैं किलस रही हूँ, वो ऐसा कर रहा है इसलिए मेरा ये काम नहीं हो रहा, इसका सपोर्ट नहीं है इसलिए, ये मुझे सपोर्ट नहीं कर रही, सारा काम मेरे को अकेले करना पड़ रहा है। वो सब हमारी एनर्जी ना अपने चारों तरफ में हमने बांटी हुई है। अगर हम अपने अंदर सेल्फ सेंटर्ड होकर सोचना शुरू कर दें ना, आपकी 50% प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाएंगी। सिर्फ ये करो कि ये मैंने कर लिया, अगला काम मुझे क्या करना है, ये मैंने सीख लिया, अगला काम मुझे क्या सीखना है, ये करके मुझे अच्छा लग रहा है, अगला प्रोजेक्ट मुझे क्या करना है। जो भी आपकी कंडीशन में पॉसिबल है वो चीज़ें अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए करो। और देखो, अब सबके हाथ में फ़ोन है, नॉलेज का भंडार है, इसमें समुंदर है, और उसमें से आप अपने लिए कुछ भी निकाल सकते हो। ऐसा मैं मान ही नहीं सकती कि आप घर में रह के आपके हाथ में फ़ोन है, डेटा है, और आपको करने के लिए कुछ भी अच्छा ना मिले। दुनिया भर की चीज़ें आप इससे सीख सकते हो, घर बैठे बिना खर्चे के जो कर सकते हो वो करो। कुछ भी, जितना आप अपने मगन रहना सीख लोगे ना, उतनी दुनिया की निगेटिविटी से दूर हो जाओगे, खुश रहोगे, एक पॉजिटिव सोल आप बन जाओगे। जब आप पॉजिटिव होते हो तो आपस में इधर उधर से भी फिर आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करते हो। हेलो मैम, जब आपको देख सुन लेते हैं तो दिन बन जाता है। मेरी एक प्रॉब्लम है, मेरे सासू माँ की वजह से पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब है। जब भी हस्बैंड के साथ बाहर जाती हूँ तो मुंह बना लेते हैं, गालियाँ देते हैं, कहती हैं तुम्हारी पीछे मैं कैमरा लगाया है। एक दिन में आराम के टाइम हमारे बीच में सोती हैं। बेटे कैसे पूछते हैं मम्मी रात में कहाँ सोती हैं, कहीं जाती हूँ मैं तो गेट पे खड़ी होकर लड़ाई करती हैं। पति कुछ नहीं कहते, मैं क्या करूँ प्लीज़ बताइए प्लीज़। पागल कौन दिख रहा है पूरे केस में? वही दिख रही है ना, दिखने दो। अगर आपको उनके झगड़े के बाद भी आपके पति बाहर लेके जा रहे हैं ना, तो भाई आप खुश रहो। रही बात यह कि बीच में सोने की, ये एक्सट्रीम है पागलपन का। एक आध दिन सो रही हैं, लेट इट बी। रोज़ सो रही हैं, उन जब वो सो जाएं आप दोनों उठ के कहीं चले जाओ। सिंपल। जब एक आदमी अपनी नीचता पे आ रहा, बिल्कुल ही दिमाग से पैदल बातें कर रहा है, तो इलाज बनाओ फिर उस तरीके की अपने।
लेकिन वही वाली बात जो अभी पीछे गई थी कि जो आदमी 40, 45, 50 अपना क्रॉस कर गया ना, अकल ले आई उसे नहीं आने की, उसके बाद भी नहीं आने की, फिर उससे उम्मीद करनी बेकार है। और दूसरी जो अभी मैंने इससे पहले कही है कि अपने जो कलेश कर रहा है ना, एक बैठा हुआ है निगेटिविटी का ज्वालामुखी बन के, लगातार निगेटिविटी उगल रहा, उसकी तरफ जितना कम देखोगे उतना अच्छा। गेट पर खड़ी होकर लड़ें, चाहे छत पे लाउड स्पीकर लगा के लड़ें, अगर आपके पति आपको ले जाते हैं बाहर, आप जाओ मस्त अपना घूम के आओ। नेक्स्ट, हाय दी, मेरी 4 नंद है, लास्ट वाली की शादी 4 जुलाई को। सास ससुर नंद एक में खाना बनाते हैं। शादी के 1 साल बाद ही मुझे अलग कर दिया। मेरे हबी और मैंने मना किया फिर भी नहीं माने। अब टेंशन ये है कि मैं तो करना चाहती हूँ उनके लिए, बट वो नहीं कराना चाहते और घर से निकलने की धमकी देते हैं। हबी की कोई बात नहीं सुनते, बहुत डिप्रेस्ड फील कर रही हूँ। आपस में खुश रहते हैं, मैं अकेले परेशान हूँ। ऊपर रहते हैं, मैं नीचे। तो सही है, साथ रख के पराया करने से अच्छा उन्होंने अलग तो कर दिया, हो गए अलग, कोई बात नहीं। अब अपनी लाइफ में ध्यान दो, क्यों घुस रहे हो जो आपको नहीं ले रहा अपनी लाइफ में। नेक्स्ट, हाय, मैं आजकल काफ़ी टेंशन में रहती हूँ। कुछ टाइम पहले मैंने एक प्रॉपर्टी लेने के लिए अपनी काफ़ी गोल्ड ज्वेलरी सेल कर दी, बट अब रेट इतने हाई हैं कि कैसे बनवाऊँगी, सोच सोच कर डिप्रेशन फील होता है। अभी बोलते हैं हो जाए, मैंने प्रायोरिटी जनवरी में ली थी, प्रॉपर्टी होगा। वो बोलते हैं अभी रुको, हो जाएगा सब। मैं अपने गोल्ड की चीज़ों के बारे में सोच के रोती हूँ। आई नो कि सबके लिए गोल्ड इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। एक खुशी है कि मेरी प्रॉपर्टी काफ़ी बड़ी है और सही रेट में मिल गई थी, बट खुद को कैसे समझाऊँ, प्लीज़ सजेस्ट समथिंग। भैया एक हाथ तो खाली करना पड़ेगा दूसरे के लिए, ज़रूरी नहीं होता तो आप बेचती नहीं। अब बेच दी तो बेच दी, भगवान की मर्जी होगी दोबारा बन जाएगी, नहीं बनी कोई बात नहीं, सब्र कर लो। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरे बालों में बहुत इचिंग होती है, डैंड्रफ भी है, क्या करूं। डैंड्रफ के लिए तो दही वगैरह ज़्यादा अच्छा बताते हैं। जब मेहंदी या कोई भी पैक लगाते हो उससे दही लगा लो, या नींबू हल्का सा, उसमें जो भी हेयर ऑयल आप लगाते हो उसमें नींबू निचोड़ के लगा लो। लेकिन नींबू और दही दोनों में ही आधे घंटे से ज़्यादा नहीं रखना होता, फिर वो नुकसान देने लगता है, स्पेशली नींबू, बस उसका ध्यान रखना। लेकिन ये काम करती हैं, नींबू और दही दोनों में से कोई एक चीज़, दोनों भी नहीं लगानी। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब उनकी शादी मुझसे हुई थी तो सब ठीक था, वो सभी में PO थे, लेकिन शादी 7 महीने बाद उन्हें शुगर हो गया। वो डिप्रेशन में चले गए, जॉब भी छोड़ दी, बाद में ज्वाइन करने गए लेकिन वो जॉब नहीं मिली। आज 9 साल हो गए शादी को, घर में लड़ाई झगड़ा अलग रहता है। सास जेठानी से मेरे पति फ्रीलांसर वर्क फ्रॉम होम करते हैं, वो इसी जॉब में ज़मीन भी लिए हैं मेरे लिए और मकान भी बनाने को बोलते हैं। अच्छा पैसा भी अकाउंट में डाले हैं मेरे मकान के लिए, लेकिन इधर कुछ दिनों से काम कम आ रहा है। इन्हें फ्यूचर का सोच के बहुत डिप्रेशन में रहती हूँ। कभी कभी इन्हें भी गुस्से में बोलती हूँ, आप सभी की जॉब नहीं छोड़ते तो ऐसा नहीं होता। केस भी किया है बैंक पे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कुछ अच्छा नहीं लगता। एक बेटा है मेरा। तो यार वहाँ की जॉब छोड़ भी दी तो कर तो रहे हैं। जॉब करने वालों की ज़मीनें नहीं होती मकान बनाने की, नहीं सोच पाते। आप भी कमाल कर रही हो, और अगर काम अब कम आ रहा है तो आप उन्हें टॉर्चर करना शुरू कर दिया, कह के ये क्या बात हुई। यहाँ गलती आपकी है। काम का क्या है यार, कई बार नहीं आता काम, कम ज़्यादा होता रहता है। तो उस टाइम बीवी को चाहिए कि अपने आदमी को मोरल सपोर्ट दे, या उसको तुरंत उसकी पिछली गलतियाँ सुनानी शुरू कर दे कि आपने वो ना छोड़ा होता, ये ना छोड़ा होता। रही बात, अगर करते करते भी आपको फ्यूचर की इतनी चिंता सता रही है ना, गलत है आपका जो वो है ना अप्रोच, वो गलत है। इसमें आपके पति कर रहे हैं, आपको उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। नेक्स्ट, हेलो मैम, आप बहुत अच्छे से हर बात समझाते हो। मेरी एक प्रॉब्लम सुनिए। जॉइंट फैमिली से हूँ, 13 लोगों का 3 टाइम का खाना, बर्तन, अपने 3 बच्चों के साथ इतना थक जाती हूँ। फैमिली का सारा गुस्सा अपने पति पर उतारती हूँ, उन्हें उल्टा सीधा बोलती हूँ, वो मुझे कुछ नहीं कहते। बाद में बहुत दुख होता है, किसी और से लड़ नहीं पाती, जवाब नहीं दे पाती, क्या करूँ प्लीज़ बताएं, मैं इंतज़ार करूँगी। आपको पंचिंग बैग चाहिए, मतलब एक अभी बेचारे पति मिले हुए हैं आपको। सोच के देखना, अगर पति भी यही करें तो इधर उधर का गुस्सा आप पे आके उतार दें। जो अच्छी चीज़ मिली है उसकी कदर करना सीखो, नहीं तो हमेशा रहेगी नहीं। या तो वो आपसे बिल्कुल कट जाएंगे, या फिर
लेना बंद कर देंगे आपका अनर्गल गुस्सा। तो ठीक है, आप थक जाती हो, मल्टीविटामिन ले लो। जितना काम करती हो अगर उसमें से कुछ काम कम हो सकता है, किसी के लिए हेल्प मिल सकती है, मेड वेड सब, वो रख लो। लेकिन ये क्या तरीका है कि एक तरफ आप काम कर रही हो अपने पति के परिवार का, आके उसी पति पे आप गुस्सा उतार रही हो, फिर आपको गिल्ट भी हो रही है। तो आपको सब दिखाई दे रहा है, मतलब कि कुल मिला के गलत क्या है, फिर भी आप कर रहे हो उस चीज़ को। अवॉइड करो। थकान अगर मेन मुद्दा है तो उसका बता दिया, या तो अपना स्टेमिना बढ़ा लो या हेल्प ले लो, लेकिन बच्चों पे या पति पे आके चिल्लाना इट्स नॉट गुड। नेक्स्ट है जी, पूरी यूट्यूब जर्नी शेयर करूं। कई बार कर चुकी, इसमें सबकी एक सी नहीं होती, और मैं अपनी बताऊं तो मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि बहुत इंस्पायरिंग है। नेक्स्ट, हेलो मैम, मैं घर की बड़ी बहू हूँ, 18 साल से जॉइंट फैमिली में रह रही हूँ, पर अब हमने अपना अलग घर बना लिया जिसमें मैं अपने सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि देवरानी है अब, पर मुझे उस पर भी तरस आता है कि उसको अब सब वही टॉलरेट करना पड़ेगा जो मैंने किया। क्या करूँ, दिमाग में चलता रहता है कि मैं उसके साथ गलत तो नहीं कर रही, क्या मैंने अलग होकर उसके साथ गलत किया? क्या गलत किया? कुछ भी गलत नहीं है, उसकी जिम्मेदारी है। बात वो है कि आपके सास ससुर कैसे रहेंगे, वो रह लेंगे वहाँ या नहीं रह लेंगे, लेकिन अगर आपका मन बन गया मकान अलग, इतना तरस आ रहा है अगर देवरानी पे, तो आप ये कर सकते हो भी 6 महीने यहाँ रह लें, 6 महीने वहाँ रह लें, बांट लो उसका वर्कलोड। अगर बॉन्डिंग ठीक ठाक है और रह रहे हो तो बंधी हुई झाड़ू कहना खोलने में कोई लाभ तो है नहीं। अगर ठीक चल रहा था सब कुछ तो 6-6 महीने रह सकते हो। नेक्स्ट, हाय मैम, एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा अगर आपके पास खाली वक्त हो तो। घर और यूट्यूब के काम भी ना करो तो आप अपने क्या करेंगे? 10-20 प्रैक्टिकल काम की लिस्ट बताएं। फॉर लिविंग हैप्पीली कम्प्लीटली अलोन। घर और यूट्यूब के काम ना करो तो मेरी जॉब होती है, और घर के भी काम ना करूँगी तो करूँगी क्या फिर मैं? मतलब क्या ही करेंगे, खाली बैठे रहे? खाली बैठ के कैसे होएगा? डिप्रेशन ही होएगा। मैं खाली नहीं बैठूँगी भाई, मैं तो कुछ ना कुछ कर ही लूँगी। मतलब मेकअप सीख लूँगी, हेयर स्टाइल भी सीख लूँगी, और क्या कर सकती हूँ, घर में DIY बना लूँगी, कबाड़ से जुगाड़, उसमें बहुत सारे टाइम जाते हैं। अपनी पसंद की सारी मूवीज़ देख लूँगी, दिन की एक, ऐसा कुछ। और मेरे को तो एक चीज़ ना, एक मूवी 20-20 बार देखने की आदत है। अगर कोई पसंद आ जाती है तो उसको बार बार घिसती रहूँगी। लेकिन भगवान ना करे ऐसा खाली टाइम कभी आए, मुझे व्यस्त रहना अच्छा लगता है। नेक्स्ट, हाय दी, अपने बच्चों के लिए स्कूल कैसे डिसाइड किया था? क्या फैक्टर्स कंसिडर किए थे? मैंने देखी थी सिर्फ पढ़ाई। जो मेरठ में टॉप मोस्ट स्कूल है वो सेंट मेरीज़ और सोफिया हैं, जहाँ पर एडमिशन के लिए, जैसे वो इंग्लिश मीडियम वाली कहानी है ना पिक्चर की कि लाइन लग रही है 2:30 बजे से 3 बजे से, वो यहाँ वो हाल है मेरठ में उन 2 स्कूलों। लेकिन वो 2 स्कूल मेरी कभी भी हिट लिस्ट में नहीं थे, क्योंकि उनके जो मैंने बच्चे देखे, स्टूडेंट्स देखे, उनका फिर मैंने लेवल देखा पढ़ने का। देखो, टॉपर हर स्कूल में होते हैं, हम उन्हीं की फ़ोटो दिखा देते हैं। बात वो होती है उस स्कूल का एवरेज बच्चा कितना क्या कर रहा है, उस पर मैं जज करती हूँ स्कूल को। तो वहाँ पर जिसमें मेरे बच्चे अब पढ़ रहे हैं, उस स्कूल में मेरी फ्रेंड के बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन वो सिर्फ LKG UKG तक, उसके बाद उसने भी सेंट मेरीज़ में ही कराए थे। तो जब मैंने उसकी UKG की इंग्लिश लैंग्वेज की वर्कशीट देखी थी उस बच्चे की, तो उसमें वो चीज़ें थी जो हम अपने बच्चों को कहीं ना कहीं 5वीं में आकर सिखा रहे हैं ग्रामर में। मतलब स्टार्टिंग थी, लेकिन वो चीज़ इंट्रोड्यूस ही 5वीं में जाके होती है। वो चीज़ें उसमें UKG में और बड़े सरल, तो मुझे ये लगा कि वो 2nd या 3rd की वर्कशीट है। दैन मेरी फ्रेंड टोल्ड कि ये UKG की है। मैंने कहा तो ये कैसे कर लेगा? मैंने कहा कर देगा। तो मैंने कहा तेरा बच्चा भाई ज़्यादा होशियार है, कितनी उसकी क्लास के सब बच्चे कर देंगे। दैट्स हिट मी कि अच्छा। तो तब मैंने वो स्कूल कहा, तो मेन वो था कि मैंने देखी थी पढ़ाने की अप्रोच ऐसी हो कि मेरे बच्चे को बिना टॉर्चर किए, बिना सज़ा दिए, बिना चांटे मारे कोई ढंग से अगर पढ़ा सकता है, और इतनी मुश्किल चीज़ें और आराम से कर रहा है बच्चा, तो भाई वर्थ है इस स्कूल में पढ़ाना।
फिर मैंने दूर पास कुछ नहीं देखा, वैन लगी जो भी था मैंने करा दिया। तो ये देखना होता है। और सबसे बड़ी बात वो है कि फ़ीस आप झेल सकते हो जितनी, उतना स्कूल चुनो। फिर उसमें पढ़ाई में कमी रह जाए तो फिर वो आप अपने स्तर से पूरी करो। नेक्स्ट, बच्चों का डायपर कब और कैसे छुड़वाया था आपने डे एंड नाइट, प्लीज़ प्रोसेस शेयर करें। केवल सर्दियों में डायपर में पहनाती थी बच्चों को रात में, ताकि उसको और मुझे 6-8 घंटे की नींद तो नहीं, लेकिन बच्चे को तो मिल ही जाए खैर, और मुझे भी कम से कम कुछ घंटे की नींद मिल जाए। या फिर पता लगा मैं सो रही हूँ, बच्चे को ठंड लग गई, तो रात में तो ये है कि डायपर पहना कर सुलाती थी। सर्दियों में नहीं, गर्मी में भी, क्योंकि एसी चलता था। रात में डायपर पहना देते थे, और वो भी कब तक, जब तक ये शायद 1 या सवा साल की हुई हैं। उसके बाद से ये था कि एक रूटीन बन गया था, हाँ इतने बजे टॉयलेट करा के सुलाओ, देन सुबह जाती है ये तो चलता रहा था। जल्दी छुड़वा दिया था, मतलब थोड़े ना भागा दौड़ी अपनी कर लो, वो ज़्यादा मुझे सही लगता है, बजाय ये कि उसको पहना के ही रखें दिन रात, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। पहले की माएँ भी तो थी, वो तो बेचारी रात को भी जगती थी, तो हमें एटलीस्ट रात को सुख मिल रहा है, उतना ही बहुत है। हमसे ही कोई क्या है कि भैया पीरियड्स में पैड लगाते हो और वो 12 मासी लगा के रखो, तो कैसा लगेगा। तो जितना हो सके जल्दी से जल्दी अपना छुड़वा देना चाहिए। नेक्स्ट, हाय दी, मुझसे घर में जब सब लोग होते हैं तो काम हो जाता है, पर खाली घर में काम करने का मन नहीं लगता, काफ़ी ज़्यादा रेस्ट करने का मन करता है, क्या करूं, प्लीज़ थोड़ा अपने सुनीता दी के स्टाइल में बताएं। मेरे स्टाइल में बताऊं ना, मेरा भी यही हाल है। जब बहुत सारा काम होता है तो मैं कर लेती हूँ, और जब भी कुछ काम नहीं होता है, बच्चे कहीं चले जाते हैं टूर पे या अम्मा के घर, तो मैं भी ऐसे ही पड़ी रहती हूँ मस्त, कुछ काम नहीं करना। तो इट इज़ ओके, कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए। नेक्स्ट, हेलो मैम नमस्ते, मैं भी कुछ ही दिन पहले मेरी गर्दन में दर्द था, डॉक्टर ने एक्सरे के लिए बोला, जिससे पता चला मुझे सर्वाइकल है। आपको भी सर्वाइकल था? कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? इंटरनेट पे देखो, बीसियों मिल जाएंगी, करके देखो, जिसमें तुम्हें सबसे अच्छा लगे वो एक पकड़ लेना। जो मुझे अच्छी लगी मैंने पकड़ ली, कई बार बता भी चुकी वीडियो में, ब्लॉगिंग वाले में भी दिखा चुकी। तो आप इंस्टाग्राम पे सर्च कर लो और गिन के ना 10 रील देख लेना उसी पे। उससे क्या होगा, वो 10 आपके काम के हो ना हो, 20 और आ जाएंगे रिकमेंडेशन में, तो उनको कमेंट कर देना या शेयर कर देना, कुछ उस पर मतलब एक्शन ले लेना। तो इंस्टाग्राम को एक मैसेज जाएगा कि आप इस तरीके के रील देख रहे हो। वो 10 अगर आपको नहीं भी समझ में आए, वो 20 और भेज देगा, कुछ ना कुछ आ जाएगा। और उसे खाली देख के छोड़ना मत, उसे हाथ के हाथ जैसे भी कह रहा है, जिस भी कंडीशन में आप बैठी हो, करके देख लेना। और जब वो लगे कि हाँ ये वाले से खिंचाव सही लग रहा है या ये मैं आराम से कर पा रही हूँ, वो 1 या 2 पकड़ लेना, बस उतने ही में आपका काम हो जाएगा। हमें 20 एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है, कारगर 1-2 ही काफ़ी हैं, बशर्ते कि हम उन्हें रेगुलर करें। अभी जो मैं करती हूँ वो बता देती हूँ। सर्वाइकल के लिए यहाँ पे ये हाथ ले गए, ये खींचा, ऐसे करके खींच लिया, बस ये सेम यहाँ पे ये ऐसे, बस इतना ही होता। और एक ये हाथ वाली कि इधर है दीवार पर टिका लिया, या ऐसे ही सीधा कर लो और इधर देख लो आराम से, इतना होता है। गर्दन घुमा लो विद अ स्माइल, तीसरी है, इतने से ही काम हो जाता है। नेक्स्ट, दी माई एज इज़ 33, आई एम वर्किंग बट नॉट मैरिड, हाउ टू चूज़ लाइफ पार्टनर इन दिस एज। देखो जी, लाइफ पार्टनर तो मुझे ऐसा लगता है लॉटरी का टिकट है, आप कितना ही देखभाल के चुन लोगे, होना जो है वही होगा। तो अपने पेरेंट्स को बोलो, जो वही फॉर्मेलिटी होती हैं, जन्म कुंडली ये वो मिला मिलू के जो मिले, पहली बार मिलना, थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है वाइब्स में, बाकी जितनी भी खोजबीन कर लो है सरप्राइज़ पैकेट ही, बाद में पता लगेगा क्या हो रहा है। नेक्स्ट, मैम मेरे सास और ससुर रूम में बैठकर मेरी बुराइयां कर रहे थे, वो बुराई करने में इतने बिजी थे उन्हें पता नहीं चला मैं कब घर में एंटर हो गई, पर मैं उन बुराइयों को सुनकर मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया। इस पर मुझे क्या करना चाहिए? उनको पूछना चाहिए फिर रहने दो? मेंटल पीस की बैंड बजा देते हैं दोनों। मेरी देवरानी ने उनसे दुखी होकर देवर से डिवोर्स ले लिया, बट मैं कब से निभाए जा रही हूँ, पर उनको सुधरने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। इसका बताऊँ भी, ये जो मैरिड वाला था ना, इसमें आप एक चीज़ और कर सकते हो, जब शादी के लिए बात करो, जिसको भी चुनो,
अगर कोई ऐसी चीज़ है आपके लाइफ में कि जो आपको छोड़नी ही छोड़नी है, आप उसके साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ से जुड़ी हुई है, आपको करनी ही करनी है शादी के बाद कंटिन्यू, वो ज़रूर क्लियर कर लेना। बाकी छोटे मोटे एडजस्टमेंट चल जाते हैं, है ना। अब इनकी जो है सास वाली बुराई वाली बात आई थी, ये इसका देखो, जब ये बुराइयाँ ना, दिक्कत क्या है, हमें सबको पता है हमारे पीछे हमारी बुराई हो रही है, लेकिन वो बुराई जब एग्जैक्टली कानों में पड़ती है ना, जब हम हैंडल नहीं कर पाते, हमने फ़ोन की रिकॉर्डिंग सुन ली या हमने बोलते हुए सुन लिया, हंस के निकल जाओ, ये मुश्किल लग रहा है और ये लगेगा कि ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे कोई कर सकता है, लेकिन एग्जैक्टली यही करना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपने सुन लिया कि हाँ भैया ये कह रहे हैं, एक लंबी सी मुस्कान दो और अपने कमरे में चले जाओ और अपना काम करना शुरू कर दो, कुछ रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। योगा में भी सिखा रहे हैं, मुस्कुराहट नेचुरल पेन किलर है। जब ऐसा कुछ होता है ना, अब मुझे में आ गया ये चीज़, शुरू में मैं भी एकदम फट जाती थी अगर मेरी कोई बुराई देखने, मतलब मुझे लगता था कि यार कैसे बोल रहा है, लेकिन अभी मैं पता चलता है ना कुछ, या मैं कुछ भी अपने कान से सुन लेती हूँ तो मेरी ऑटोमेटिकली हंसी निकलती है, मेरी रिएक्शन ये होता है, मैं कहा अच्छा चलो बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो यही मैं आपको भी कहूँगी, ये रहने दो, कोई रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। मैम मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, लड़की 27 साल की है, मैं अभी 22 का हूँ, लोग 4 साल से रिलेशनशिप है पर शादी के लिए घर वाले नहीं मान रहे। अब 5 साल वाली लड़की है, भैया कैसे मानेंगे। ज़्यादा सच्चा प्यार है तो कर लो फिर शादी, मनाते रहो, जब तक ना माने मनाते रहो, मतलब उन्हें सच्चा प्यार है तो रुके रहोगे दोनों। लेकिन ऑब्वियसली कोई भी पेरेंट कहाँ चाहेगा कि उसकी, मतलब 1 आध साल तो बड़ी छोटी देखो चल जाती है, 5 साल बड़ी लड़की नहीं करते नॉर्मल लोग। नेक्स्ट, हेलो दी, मैं आपके सारे वीडियो देखती हूँ, मेरा भी यूट्यूब पर चैनल है डॉक्टर के टीचर के नाम से, तो मुझे आपसे पूछना था कि आप जो अपनी लिव लाइफ इजी वाले चैनल में कॉपीराइट फ्री साउंड यूज़ करती हैं, वो आपने कहाँ से लिया था, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। जो स्टार्टिंग में जो बजती है इंट्रो ट्यून, वो उससे है, काइन मास्टर की है वो। जब काइन मास्टर से मैं एडिटिंग करती थी ना, तो वो उसमें थी और वो इतनी पसंद आई। अब मैं जब भी कभी चेंज करती हूँ तो मेरे सारे व्यूवर्स कहते हैं वही लगाओ, इस चक्कर में वही चले जा रही है, तो उसको मैंने डाउनलोड करके फ़ोन में रख दिया। अब मैं फिल्मोरा से एडिट करती हूँ, बाकी जो और म्यूज़िक वगैरह हैं वो उसमें आ जाएंगे। जो एडिटिंग ऐप में वैसे जितने भी म्यूज़िक वीडियो मतलब म्यूज़िक रहते हैं ना, उसमें वीडियो तो नहीं, उनमें से कुछ एक कॉपीराइट आ भी जाते हैं, लेकिन आप ट्राई कर सकते हो कि किसी वीडियो में डालो, उसको अनलिस्टेड करके आप अपलोड कर दो, अगर उस पर कॉपीराइट नहीं होगा तो वो कह देगा कि कोई इशू नहीं है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि आप वही डालो, नहीं सेलेक्ट कर लो, बहुत अच्छे ट्यून है, मतलब मैं कर सकती थी, लेकिन फिर मुझे लगता है सबके कमेंट आने लगता है पुराने ट्यून ही रखो, तो फिर मैं वही रख देती हूँ। तो चलो, आई थिंक कि लंबा हो गया आज का एपिसोड, ये वाला एपिसोड यही ख़त्म होता है और ये बैठेगा 110वां। अब मिलूँगी मैं आपसे 109 के जवाब लेकर। ये वाला अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।